अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला आपकी जितनी भी परेशानी उन सब में आसानियां करता चला जाए। और पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां फर्जंदाने इस्लाम हैं सबको यकुम ज़िलहज बहुत बहुत मुबारक हो। और उन तमाम आज़मीन को जो कि फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया पहुँच चुके हैं और बहुत सारी दुआएँ हैं जिन हमने उनके साथ बांध कर भेजी हैं, बस अल्लाह ताला ने कबूल मंजूर फरमाए। उन दुआओं के साथ साथ कुछ और दुआएं हैं जो कबूल हो रही हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी और हमने ये देखा कि लोग जो है वो खासे परेशान होते हुए हमें दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक तरफ लोड शेडिंग में खासा इजाफा हो चुका है। ऐसे में अगर मौसम भी शदीद गर्म रहेगा तो लोगों का क्या बनेगा। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को कह दिया है कि वो जाके ठंडी ठंडी हवाएं चला और लोगों का जो क्या कहते हैं रहने सहने का ढंग है, अंदाज है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाएं, क्योंकि मौसम खुशगवार होता है तो आपके चेहरों पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट आ जाती है। फिर लोड शेडिंग हो या कुछ और हो, आपको गर्मी उस शिद्दत के साथ महसूस नहीं होती। तो लिहाजा जरा वेदर अपडेट आपके साथ क्विकली शेयर कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि मुल्क भर में गर्मी का जोर आज से टूटेगा और आज से मॉनसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने सिलसिले में यह खबर सुनाई है कि आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे और इसके साथ साथ कश्मीर हो, मलाई वस्ती पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, जेर सिंध हो और मशरकी बलूचिस्तान, यहां पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का कभी इम्कान जाहिर किया गया है। अब बारिशों का ये जो सिलसिला है, ये जो झड़ी है, ये बताया जा रहा है कि ये 4 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। आपको याद होगा कल भी डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये जो पहला स्पेल है ये 4 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके बाद शायद 1-2 दिन का कोई गैप आ जाए और उसके बाद जो सेकंड स्पेल है वो जरा ज्यादा एंटरटेनिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। और ऐसे में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर न सिर्फ इंसानों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इस बेहतर मौसम की बुनियाद पर, जबकि हम ये भी कह सकते हैं कि इस बेहतर मौसम की निस्बत जो है वो जानवर जो कुर्बानी के लिए लोग लेने जा रहे हैं या जो भी मवेशी मंडियों में मौजूद है, जिनके लिए वहां पर मौजूद जो व्यापारी हैं उन्हें भी पंखे लगाने पड़ते हैं, रूम कूलर्स लगाने पड़ते हैं। और आपको पता है कि मवेशी मंडियों में अक्सर इस किस्म की इतनी ज्यादा फैसिलिटीज मौजूद नहीं होती, तो जरा उनका खर्चा भी बढ़ेगा और जो जानवर हैं वो भी थोड़ा सुख का सांस लेंगे। एनीवेज, एक और अच्छी खबर है आपके लिए, खबर वाकई बहुत अच्छी, आलमी सतह से इसका ताल्लुक है। और जब एक ऐसी खबर जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट इंटरनेशनली देखें, हम नेशन वाइड देखें, तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही करामत और बड़ी मुफीद साबित होती है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का मैं यहाँ पर जिक्र करती चलूँ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत फीफा की तरफ से बहाल कर दी गई है। तो पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है और पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे माशाल्लाह माशाल्लाह खुल चुके हैं। मुल्क की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का सिलसिला भी अब एक बार फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि जब इस सिलसिला एक बार फिर से बहाल होगा तो पाकिस्तान में जहां पर PSL हमें होता हुआ नजर आता है, पाकिस्तान सुपर लीग हमें होती हुई नजर आती है, गो के हमें आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि फुटबॉल लीग्स भी जो है वो कौमी सतह पर उनका इनेकाद किया जाएगा। जनाब, ये 2 अच्छी खबरें हैं, ये तो मैंने आपके साथ दी, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसने इस वक्त मुल्क में सियासी तनाव को एक बार फिर से हिद्दत दे दी है। और लग ये रहा था कि किसी तौर पर मामलात बेहतर हो गए हैं, लेकिन अब ये लग रहा है कि जो सियासी बहरान था पंजाब में वो संगीन से गंभीर होता चला जा रहा है। कल की खबर का हवाला आपको देते हैं, फिर इस पर एनालिसिस भी लेंगे अपने एक्सपर्ट्स के। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज के इंतखाबात के लिए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म कल दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग काफ और स्पीकर पंजाब असेंबली ने हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाब के खिलाफ, आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर उस केस की समाअत की थी और फिर अदालत ने 28 जून को यह फैसला महफूज किया गया था और उस फैसले के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए 25 मुनहरिफ अरकान को निकालकर वोटों की दोबारा गिनती के लिए आज की कॉल दे दी और कहा गया है कि आज जो इजलास है वो शाम 4 बजे तलब किया जाए। लेकिन इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक मिठाई की बातें कर रही थी कि फैसला उनके हक में आया है, अब ये कह रही है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है और सिचुएशन इसमें पंजाब में क्या, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग।
थैंक यू सर। मुज़म्मिल साहब, पंजाब का सियासी बहरान संगीन से गंभीर होता चला जा रहा है। आज अगर इजलास होता है तो आपको ऊंट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है? हमदर्द शहबाज दोबारा सीएम मुंतखब हो जाएंगे और इसमें उनके पास पीएमएलएन के पास वोट ज्यादा हैं और ज्यादा वोटों की वजह से उन्हें बर्तरी हासिल है। लिहाजा अगर दोबारा रीकाउंट रीपोल होगा तो सेकंड रन में, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में वज़ीर आला को ये रियायत दी गई है कि अगर किसी सूबे में किसी के पास सादा अक्सरियत ना हो तो वहाँ रन ऑफ पॉल में जिसके पास ज्यादा वोट हो वो जीत जाता है। तो आइन की उस शिक के तहत यहाँ पंजाब में रन ऑफ पोल होगा और पीटीआई और पीएमएलएन में से जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। और नजर तो यही आ रहा है कि पीएमएलएन के पास 177 वोट हैं, पीटीआई के पास 168 हैं। उनके अगर 5 लोग नोटिफाई भी हो जाएं तो वो 173 पे आएंगे। लेकिन कल की खबरें ये हैं कि उनके 11 लोग हज पर हैं, 7 लोग मुल्क से बाहर हैं, तो लिहाजा उनके तो 168 भी पूरे नहीं हैं, वो कोई 153 के करीब हैं, 152। तो अच्छा, इसमें मुज़म्मिल साहब ये मामला भी ज़ेर गौर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। अगर वहां पर इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाता समाअत के लिए, तो क्या ये मामला आपको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आइन में कहीं ये तो लिखा ही नहीं हुआ कि जब तक तमाम अरकान पाकिस्तान में होंगे तभी वजीर आला का इंतखाब होगा। अरकान ने अपनी मौजूदगी खुद यकीनी बनानी है, इसके लिए आइन, कानून या अदालतें जिम्मेदार नहीं है। हम माजी में लोगों को एम्बुलेंस पे और स्ट्रेचर पर आकर भी वोट डालते देखे हैं। अगर पीटीआई अपने वोट पूरे करना चाहती है, फैसला महफूज भी था, इतने दिन से आईनी लड़ाई चल भी रही थी और ये पीटीआई की डिमांड थी कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, तो उनकी डिमांड मंजूर हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? तीसरी बार इलेक्शन करा दिया जाए। आप तीसरी बार भी इलेक्शन करा देंगे तो रिजल्ट तो यही रहेगा। नंबर काउंट तो कोई अदालत नहीं ना बदल सकती। नून के वोट पीटीआई में नहीं डाल सकती, पीटीआई के वोट नून में नहीं डाल सकती। जिसके पास जितने वोट है उसने उसके मुताबिक चलना है। आप 10 दफा इलेक्शन करा लें, रिजल्ट तो यही आएगा। ठीक है। और अगर आज शाम 4 बजे इजलास होता है, गो के हमें इतनी आसानी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। माजी में इसकी मिसाल हमने देखी है, जिससे पहले भी जब ये इजलास हुआ था वजारत आला के हवाले से। आपको लगता है कि अगर आज इजलास होता है तो क्या खुद पीटीआई इसमें शिरकत इख्तियार करती है, या फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हरबा या तरीका इस्तेमाल किया जाएगा कि इजलास मुतासिर हो, कार्रवाई आगे ना बढ़ सके? देखिए, इजलास लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर हो रहा है और लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर में बहुत वाज़ेह लिखा है कि तमाम स्टेट फंक्शनरीज हमारे हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इसीलिए स्पीकर चाहे परवेज लाई थे, उन्हें कल इजलास तलब करना पड़ गया, क्योंकि कोर्ट के बहुत क्लियर ऑर्डर्स थे। अगर वो इजलास तलब ना करते तो सेक्रेटरी असेंबली पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती। कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेंगे, लिहाजा स्पीकर उन्हें रोक नहीं सकते। कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर गवर्नर को भेजेंगे, उसको भी सेक्रेटरी असेंबली नहीं रोक सकते। मेरे ख्याल में रुकावट के तमाम रास्ते अदालत ने बंद किए हैं। जो कुछ पिछली दफा हुआ था उसको सामने रखकर ये ऑर्डर लिखा गया। ठीक है। और अगर इजलास हो जाता है तब भी, और अगर हम अरकान की तादाद देखें तब भी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त भरपूर इत्तेहाद के साथ विन विन सिचुएशन में है, राइट? जी, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि वो आज हम कल सुबह 11 बजे हमदर्द शहबाज को दोबारा वजीर आला का हलफ ले लेना चाहिए। बज़ाहिर जो नंबर काउंट है वो यही बता रही है। अब पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ सरप्राइजेस, कोई सरप्राइज हो जाए तो आई कांट से। वैसे माजी के अगर हम लोग हवाले देखें, माजी में जो कुछ हुआ है इन 3-4 महीनों में, आपको लगता है कि किसी भी किस्म के सरप्राइज की तवक्को की जा सकती है किसी भी जमात के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जब आर्टिकल 245 की जो तशरीह सामने आ गई है और जो 25 लोग थे उन्हें दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ गया है, तो अब कोई बंदा रिस्क नहीं लेगा कि वो अपनी पार्टी से बाहर कोई वोट डाले या गायब हो, क्योंकि उसको पता है कि फिर मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ेगा। फिर पीटीआई की अभी एक दरखास्त पेंडिंग है कि इनको ताहयात नाअहल किया जाए या इनकी नाअहली होनी चाहिए। तो अब रिस्क नहीं है कि कोई अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट डाले, और अगर वोट पार्टी पॉलिसी के तहत डलती है तो नून को अक्सरियत है।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल सरवर्दी साहब, अपना वक्त देने के लिए। कंप्लीट एनालिसिस दिया आपने आज के सिचुएशन गेम के हवाले से। आपने मुकम्मल तौर पर हमें वाज़ेह किया कि अगर इस वक्त हम लोग देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ 176 वोट लेकर इस वक्त ऐवान में खड़ी हमें नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादी काफिले के साथ मिलकर हमें 168 वोटों के साथ नजर आ रही है। गो के उनके कुछ अरकान बैरून मुल्क हैं, गो के उनके कुछ अरकान जो हैं वो हज की अदायगी के लिए गए हुए हैं, लेकिन ऐसे में कानून और आइन जो है वो इन मामलात को नहीं देखते, वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करते हैं। और मासी में इस किस्म की नज़ीर कोई नहीं मिलती कि अगर कुछ लोग बाहर हैं तो इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, कुछ मजीद और टॉपिक्स हैं उन्हें शामिल करते हैं। कोरोना के हवाले से बात करते हैं, उसकी वैक्सीन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से मुल्क भर में सर उठाना शुरू कर दिया। और सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर की भी बात कर रही हूँ। ताहम इस वक्त जो फैसला आया है उसके हवाले से आपके साथ जरा डिटेल शेयर करते हैं कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर दिया गया है। और मुल्क में कोरोना की शरह में इजाफे के बाद एनसीओसी की जानिब से सरकारी दफातर के लिए कोरोना एसओपीज भी जारी कर दी गई हैं। ये फैसला सामने आया है विफाकी वज़ीर सेहत जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब की जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि जो एनसीओसी है उसने दफातर में समाजी फासला बरकरार रखने, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल और तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने पर जो है वो इख्तफाक किया है। और दफातर में मुसाफा करने से गुरेज और मुलाजमीन को मास्क के बगैर अंदर जाने की इजाजत ना देने की भी हिदायत जारी की हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में जुड़ी एक और अहम खबर है, वो भी आपके साथ जरा शेयर करते हैं। और इस पर जरा WHO के कुछ स्टैट्स सामने आए हैं, WHO वाले से कुछ अपडेट्स हैं वो सामने आई हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान भर समेत दुनिया भर में जो ये कोरोना वायरस है अब ये वबा के बजाय एक आलमी बीमारी बनता चला जा रहा है। पहले इसको वबाई सूरत इख्तियार की वायरस ने, और अब ये बीमारी में कन्वर्ट हो चुका है और मुख्तलिफ शक्लों में फिर से इसने सर उठाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त 110 ममालिक ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस दोबारा फाल हो रहा है, जो वायरस की BA4 और BA5 मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रहा है। लिहाजा उन्होंने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की हैं कि इस बीमारी को, इस वायरस को इतना हल्का मत लिया जाए, और जहां जहां पर अभी तक अगर बूस्टर डोज का इस्तेमाल नहीं किया गया और वैक्सीन को यकीनी नहीं बनाया गया तो उस पर फिलफौर अमल किया जाए। ये जनाब कोविड के हवाले से कुछ अपडेट्स थी जो कि आपको दे दी, आपको बताना, आपको डराना हमारा मकसद नहीं है। आगाही देना चाह रहे हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो कि इस किस्म के वायरस में मुब्तला हो चुका है, उसका ख्याल रखें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, मास्क लाजमी पहनें और समाजी फासला बरकरार रखें, क्योंकि कोंगो वायरस का खदशा ईद उल अज़हा की सूरत में हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कल एक खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, खबर बहुत अच्छी थी क्योंकि पड़ोसी मुल्क के हवाले से थी, और पाकिस्तान को इस सूरत में जो मुआशी मसाइल का सामना दरपेश है उस सिलसिले में ऐसी खबर आना न सिर्फ खित्ते के लिए बहुत अच्छा है बल्कि दो ममालिक के लिए भी बहुत अच्छा है, मईशत के एतबार से भी, तिजारत के एतबार से भी, अमन के फरोग के एतबार से भी। पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी की, ये खबर हमने आपसे कल शेयर की। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया कि वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों को बशमूल ताजर हों उसमें या फिर तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान आने वाले हमारे अफगान शहरी हों, उनके लिए नई वीज़ा पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। अब अफगानियों के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा वज़ारत दाखिला ने एक अपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान लिया, जिसमें दफ्तर खारजा, नादरा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नुमाइंदे भी शामिल थे। अब ये 3-4 जो मामलात, इसमें मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र किया है कि इनके नुमाइंदगान भी मौजूद है, तो समझ जाइए कि ये बात मईशत के हवाले से भी की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान साहब ने, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी तो आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम है और बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया सर। मंसूर साहब फरमाइएगा, ये जो कल फैसला सामने आया गो के खुशाइंद है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए नई वीज़ा पॉलिसी में जो तब्दीलियां सामने आई हैं, जो नरमी बढ़ती गई है, एक तो ये कि अफगानिस्तान के शहरियों को इससे सहूलत क्या मिलेगी, और वो जो नरमी है वीज़ा पॉलिसी में वो किस किस्म की नरमी है, किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन में कोई नरमी है या कुछ मजीद जो है कवायद में नरमी बढ़ती गई है, ये मामला क्या है, जरा खुलकर बताइएगा हमें आगाही। जी मैं बिल्कुल इसकी वजाहत करता हूँ। देखिए, जब गुज़िश्ता बरस 15 अगस्त को यहाँ पे तब्दीली आई थी और पिछली हुकूमत रुखसत हो गई थी और अफगान तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था,
तो उसके बाद से अफगानिस्तान के अवाम की मुश्किलात में खासा इजाफा हुआ था, क्योंकि दुनिया की तरफ से उन यहाँ से लोग निकल गए थे, पिछली हुकूमत के लोग भी निकल गए थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग भी निकल गए थे, और अफगानिस्तान को जो बाहर से इमदाद भी आ रही थी वो बंद कर दी गई थी। तो इससे अफगानिस्तान के अवाम में काफ़ी मुश्किलात में उनका इजाफा हुआ था। वो ख़ास तौर पे दो मुश्किलात बहुत शदीद रही अफगानिस्तान के लोगों के लिए। एक तो उन अफगानिस्तान के लोगों का यहाँ अफगानिस्तान से बाहर जाना, उससे, और दूसरा अफगानिस्तान को जो इकोनॉमी के ऊपर सैंक्शंस की वजह से जो उनके लिए बिजनेस, ट्रेड और दूसरी एक्टिविटीज़ में शामिल होना जो है वो इन फील्ड्स में उनको बहुत दिक्कत हुई। तो पाकिस्तान की तरफ से शुरू से बहुत अच्छी फैसिलिटेशन प्रोवाइड की गई अफगान्स को वीज़ा के लिए, और अब कल जो कैबिनेट ने जो ऐलान किया है वो इसी का एक तसलसल है। और पाकिस्तान जो अफगान्स को गुज़िश्ता 1, 1.5 या 2 साल से जो वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, उसमें अब कैबिनेट ने मजीद कह दिया है कि जो फील्ड्स हैं, जैसे मेडिकल की फील्ड है या बिजनेस के लिए वीज़ा है, या जो लोग अफगान फैमिलीज़ के लिए विज़िट करने आते हैं, फैमिली विज़िट पे, सोशल विज़िट के लिए आते हैं, उनको वीज़ा की तरसील में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। अब इस वक्त गुज़िश्ता 1 साल में जब हम अगर आप देखें, जो ये इस पीरियड में जब अफगानिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तो पाकिस्तान की तरफ से 1000 या बाज़ औक़ात 1.5 से लेकर 2000 तक वीज़ा पर डे हमने यहाँ अपनी एम्बेसी और अपने कॉन्सुलेट्स के ज़रिए अफगानिस्तान को इशू किए हैं। और इतने वीज़ा, इतनी बड़ी तादाद में वीज़ाज़ जो हैं अफगानिस्तान को यौमिया बुनियादों पर किसी और मुल्क ने मुहैया नहीं किए हैं, जिससे जाहिर होता है कि अफगानिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के अवाम का एक गहरा आपस में समाजी ताल्लुक भी मौजूद है। अब जो कैबिनेट ने भी डायरेक्टिव दिया है, और कैबिनेट ने और हमें हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं और आती रहेंगी, उसमें यही है कि इन कैटेगरीज में, मेडिकल की कैटेगरी में, चूँकि इलाज के लिए बहुत से अफगान पाकिस्तानी अस्पतालों में आते हैं, बिजनेस के लिए, तिजारत के लिए बहुत से अफगान ताजिर जो हैं पाकिस्तान आते हैं, तो उनको जल्द से जल्द वीज़ा की मुहैया किया जाए। पाकिस्तान का वीज़ा ऑनलाइन है, लोगों को एम्बेसी के सामने आके लाइनें नहीं बनानी पड़ती, और वो ऑनलाइन तरीके से हम बड़े से वीज़ा दे रहे हैं। तो ये तो है लोगों के आने जाने का सिलसिला। जो दूसरा फैसला है वो भी बहुत अहम है कि इस दौरान में जब यहाँ पर मौशी मुश्किलात आई अफगानिस्तान के अवाम को, तो पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे इकदाम लिए गए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत में इजाफा हो, हमारी ट्रांजिट ट्रेड में इजाफा हो, हमारी कनेक्टिविटी बढ़े। और इस सिलसिले में जो दूसरा फैसला है वो ये किया गया है, कैबिनेट ने कहा है कि जो ट्रक्स अफगानिस्तान से तिजारत के सिलसिले में पाकिस्तान आते हैं, उनके ड्राइवरों को, उनके कंडक्टर्स को, हेल्पर्स को भी 1 साल का वीज़ा दिया जाए, ताकि उनके पास एक तवीलुल मुद्दत वीज़ा मौजूद हो। वो प्रैक्टिस भी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे हमारा ख्याल है कि अफगानिस्तान के अवाम को बहुत सहूलत मिलेगी। और अगर आप इन इक़दामात का जो गुज़िश्ता चंद महीनों में किए गए, अगर इनका एक इम्पैक्ट देखें, तो अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के साथ, उनमें खातिर खा इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान बाहमी तिजारत जो है वो मुसलसल। अबाउट अफगानिस्तान ओनली, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत को अफगान वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की ज़रूरत, क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से उन्हें महसूस हुई है कि जो मौशी एतबार से रिलीफ है वो न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को मिल सके बल्कि पाकिस्तान के मफाद में भी हो किसी न किसी हद तक? नहीं, ये पाकिस्तान के मफाद में भी है। इस तरह के एक तो दो इसमें चीज़ें हैं कि एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो लोगों के आने जाने में सहूलियात पैदा करना दोनों ममालिक के ताल्लुकात का एक हिस्सा है। और अगर स्मूथली लोग आ जा रहे हों एक वीज़ा पॉलिसी के तहत, तो उससे फ़ायदा ये है कि तो जो लोग आएंगे वो डॉक्यूमेंटेड होंगे, क्योंकि जब वीज़ा के थ्रू आते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर वो उनकी एंट्री हो जाती है। और दूसरे उससे जो दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी या मुआशरती ताल्लुकात हैं उनमें भी इजाफा होता है। लेकिन साथ ही इस दौर में, इस 1 साल के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत में खातिर खा इजाफा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से अहम चीज़ों की ख़रीदारी कर रहा है, जिसमें फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, टेल्क है, और अभी कोल की ख़रीदारी भी पाकिस्तान कर रहा है। तो ये सारी दोनों ममालिक के फ़ायदे में है। देखिए, तिजारत जो होती है उसका बुनियादी असूल होता है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों को फ़ायदा हो।
और ये एक बाहमी फायदे की तिजारत है। तो मेरे ख्याल में ये शो कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक मुस्तकिल अमन कायम हो रहा है और इससे दोनों ममालिक के लिए और इस खित्ते के लिए इकोनॉमिक इक्तिसादी तरक्की के मौके खुल रहे हैं। और दोनों मुल्कों का जो राब्ता है आपस में, हम बसेस चलाने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेन लाइन्स बिछाने की बात कर रहे हैं, तो ये एक लार्जर पिक्चर को मेरा ख्याल इस वक्त देखने की जरूरत है अफगानिस्तान से मुतालिक। मंसूर अहमद खान साहब, जरा इस पर भी एक मामले पर भी अपना कमेंट दीजिएगा। जब हम लोग बात करते हैं ना अफगानिस्तान के मामले के हवाले से, हमेशा हमने अपनी सियासी क़यादत को भी यही जुमला इस्तेमाल करते हुए देखा है, अपनी अस्करी क़यादत को भी और आलमी सतह पर भी, कि जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, पाकिस्तान में और इस खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। तो ये मौशी एतबार से जब भी किसी मुल्क को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पर दहशतगर्दी जैसे मसाइल जो हैं वो उनमें खासी कमी आना शुरू हो जाती है। एक आपने जरा कोल के हवाले से डिस्कशन की, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि उसका भी जरा आप हवाला दें हमें। कोयले की इंपोर्ट, अब उसकी जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं, वो पाकिस्तानी करेंसी रुपी में होगी। दोनों ममालिक को इस करेंसी की बार्टर से क्या फायदा हासिल होगा मईशत के एतबार से? जी देखिए, एक तो सबसे पहले जो आपने बात की ना अफगानिस्तान में अमन की, तो ये पाकिस्तान की पोजीशन रही है कि अफगानिस्तान के अंदर दायमी अमन जो है वो अफगानिस्तान के अवाम के लिए ज़रूरी है, अफगानिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है और इस खित्ते के लिए ज़रूरी है। जो अब गुज़िश्ता चंद महीनों में तालिबान की जो हुकूमत है उसने यहाँ पे काफ़ी हद तक अमन तो कायम कर दिया है। अब उनके लिए ज़रूरी है और वो इस एजेंडा पे काम भी कर रहे हैं कि वो अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी से एंगेजमेंट को उस्तवार करें, हमवार करें और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करते हुए आलमी बरादरी का एक फ़ाल रुकन बने। उस तरफ भी मेरा ख्याल है कि एक हौसला अफजा प्रोग्रेस जारी है। लेकिन साथ ही अफगानिस्तान एक हमारा हमसाया मुल्क है और एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और अफगानिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज मौजूद हैं। गो के गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अफगानिस्तान जब बैरूनी फौजें और बैरूनी ममालिक मौजूद और नेटो की क़यादत में मौजूद थे तो अफगानिस्तान ज़्यादातर एड डिपेंडेंट था। अब अफगानिस्तान मौजूदा हुकूमत, अफगानिस्तान की सोसाइटी की कोशिश ये है कि अफगानिस्तान को एड से निकालकर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, जिसमें हमसाया ममालिक के साथ तिजारत और कनेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और इस सिलसिले में जो अफगानिस्तान से हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो दोनों ममालिक की बाहमी जरूरत है। पाकिस्तान की जरूरत है कि पाकिस्तान इन तमाम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने का ख्वाहा है, पाकिस्तान को के इंडस्ट्रियल और पाकिस्तान के सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स को इन इंपोर्ट्स की जरूरत। ये बताइएगा ऐसी कौन सी मजीद चीजें हैं कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर सकता है? आज तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ कोयला ही पाकिस्तानी करेंसी में उसकी वो करना चाह रहे हैं ना, अदायगी कीमत की, लेकिन मजीद कुछ ऐसी चीजें जो कि जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है और वहां पर भी हम डॉलर के बजाय पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट कर सकते हो, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। वो जरा पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भी एक मालामाल कंट्री है, लेकिन ज़रूरी है कि अफगानिस्तान अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहता है अपनी माशी तरक्की के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए, तो उसके जो राब्ते हैं दुनिया से, उसके जो रूट्स हैं, उसकी वो कनेक्टेड हो दूसरी दुनिया के साथ। इसमें पाकिस्तान हिस्टोरिकली अफगानिस्तान का ट्रांजिट मेनली ट्रेड और ट्रांजिट पाकिस्तान या पाकिस्तान के थ्रू होता रहा है। कराची की बंदरगाह है, अब गवादर की बंदरगाह भी बन गई है, पोर्ट कासिम है। मेरा ख्याल है कि जो ज़रूरत है अब इस बात की है कि जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के ज़मीनी रास्ते हैं, जिसमें तोरखम के थ्रू रास्ता है और चमन के थ्रू जो रास्ता है वो गवादर से लिंक करता है, उनको अफगानिस्तान के अंदर रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करने की जरूरत है। और फिर अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है और इधर ईरान है, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर खुशहाली और रीजनल कंट्रीज के अंदर खुशहाली का दौर आ सकता है। और इस सिलसिले में अफगानिस्तान के पास प्रोडक्ट्स पे इंतहा हैं, जो ज़मीनी मिनरल्स हैं, उनको वो अफगानिस्तान एक खुद इंडिपेंडेंट और सॉवरेन मुल्क है, वो उन्होंने खुद उसको अपनी तरक्की के मुताबिक इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि अब जो अफगानिस्तान 40 साल जंग का शिकार रहा है, से बाहर आकर मौशी तरक्की के इक़दाम की तरफ आए। और मौशी तरक्की जो है, मौशी मामलात जो हैं, इसमें तमाम ममालिक का फ़ायदा होता है जो भी तिजारत में शामिल हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक हों या इंटायर साउथ एशियन रीजन है।
इनका इसमें अगर इस सिमत की तरफ जब बढ़ते हैं ममालिक, तो इसमें हमारे तमाम ममालिक का फायदा है और तमाम ममालिक के अवाम को खुशहाली की तरफ एक रास्ता मैसर होगा। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अहमद खान साहब इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो कि अफगानी जो हैं वो जानना चाह रहे थे हमारे अफगान बहन भाई, और हमने कोशिश की कि आपके थ्रू उनकी रहनुमाई कर सके कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला सामने आया है उसमें नरमी बढ़ती गई है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सकते हैं। और वाज़ेह तौर पर आपने बताया कि वो लोग जो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है कि जिनके ट्रक्स आ रहे हैं, जो कि कंडक्टर्स हैं, जो कि ड्राइवर्स हैं, उनके लिए भी वीज़ा पॉलिसी में खासी नरमी बढ़ती गई है। और यही एक ऐसा एक अहम फैसला है जिससे ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को रिलीफ मिलेगा, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तान है वहां के लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। कोयला जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि जिसकी इंपोर्ट के हवाले से जो पेमेंट मेथड है वो पाकिस्तानी रुपी यानी कि करेंसी जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा डॉलर के बजाय, ये भी खुशाइंद अमल है। और अगर अफगानिस्तान की तरफ से खुद अपने जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से उसको प्रिजर्व करते हैं और उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में मजीद अफगानिस्तान को इस हवाले से न सिर्फ फ़ायदा हो सकता है बल्कि वो मुल्हिका ममालिक जिनके बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ जुड़े हैं वहाँ पर भी तजारत जो है उसको फ़रोग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हज के हवाले से कुछ बात करते हैं। हम माजी में अपने बड़े बूढ़ों से किस्से सुना करते थे और सुना ये किया करते थे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने पैदल चलकर सफ़र कर कर जो है वो हज किया है, और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि इतना तवील होता था वो रास्ता, लेकिन उनका जज्बा, उनके खुदा से मोहब्बत, उनकी नेक नियति और उनकी जो जज्बात हैं वो उन्हें कभी मुतज़लज़ल नहीं होने देते थे। तो आज भी किस्सा आपको सुनाते हैं और उस पर आपको आज के जो स्टोरी है उससे माजी के झरोंकों का हवाला देते हुए बताते हैं कि जुस्तजू और लगन सच्ची हो तो लोग आज भी पैदल हज का सफ़र करने से नहीं घबराते। 59 साला बरतानवी मुसलमान आदम मोहम्मद 11 माह के तवील सफ़र के बाद इंग्लैंड से हज के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए माशाल्लाह। अब आदम मोहम्मद ने 10 माह और 26 दिन पहले बरतानिया से मक्का के लिए पैदल सफ़र का आगाज़ किया था, तो उसके बाद वो 9 ममालिक का सफ़र करते हुए हज की अदायगी के लिए मक्का पहुँचे। आदम के मुताबिक उन्होंने मक्का पहुँचने के लिए सख्त मौसम समेत हर मुश्किल, हर परेशानी को बर्दाश्त किया और 6500 यानी कि 6500 किलोमीटर का सफ़र तय किया। क्यों? क्योंकि हज उनकी अव्वलीन ख्वाहिशात में से एक है। और मोहम्मद आदम कौन है कि आप साइड वाली विंडो में देख सकते हैं। हम मोहम्मद आदम का चेहरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी आज़मीन हज जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और उन्हीं में से एक मोहम्मद आदम हैं जिनके हवाले से हम आपको यहाँ पर स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स भी वहाँ पर गए हुए हैं और कोशिश करेंगे कि कल तो खैर छुट्टी हो जाएगी हमारी, इंशाल्लाह मंडे से जब आपकी खिदमत में हाजिर हों तो ना सिर्फ मनासिक हज की जो अदायगी है उसका तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करें, बल्कि जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं आज़मीन दुनिया भर से, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग ज़रा उनका भी आपके साथ हवाला दे देते हैं, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो बड़े बच्चों के लिए होती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों के लिए कोई ना कोई सेगमेंट रखते हैं, तो कभी कभी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो बच्चों के साथ हम शेयर करते हैं। आज भी वो बच्चे जिनकी समर वेकेशन है और घर पे बैठ के वो सुबह पाकिस्तान देख रहे हैं, तो ये 2 स्टोरीज उन बच्चों के लिए स्पेशली हैं। जनाब, दुनिया में बिल्ली से इंसान को कोरोना वायरस मुंतकिल होने का पहला केस सामने आया है। अब थाईलैंड में साइंसदानों ने पालतू बिल्ली के किसी शख्स को कोविड-19 से मुतासिर करने के पहले केस की तस्दीक कर दी है और रिसर्चर्स ये बताते हैं कि बिल्ली से इंसान में ट्रांसफरेशन के जो ट्रांसफर होनी है उसके ऐसे वाकयात शाज़ और नादिर ही रोनुमा होते हुए कभी नजर हमें आते हैं। तो इंसान से बिल्ली में कोरोना वायरस मुंतकिल होने का केस भी गुज़िश्ता साल सामने आ चुका है, लेकिन इस बार जो ये केस सामने आया है वो बिल्ली से इंसान में कोविड की मुंतकिली का केस हमें सामने आया है। तो अगस्त 2021 में कोरोना से मुतासरा एक बाप और एक बेटे को भी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उनकी 10 साला पालतू बिल्ली को कोरोना हो गया था। इससे इंसान में कोरोना वायरस के मुंतकिल होने का ये पहला केस सामने आया है जो कि अब हमने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया के समंदर से एक ऐसा आबी जानवर मिला है जो आपकी नींदें उड़ा सकता है। जनाब प्रोड्यूसर साहिबा जरा पिक्चर दिखाई उस जानवर की। हमें तफसीलात ये बताती हैं कि एक माहीगीर ने जनूबी मशरकी ऑस्ट्रेलिया के समंदर में एक नामालूम गहरे समुद्री जानवर को पकड़ा जो है तो मछली की ही एक किस्म, लेकिन दिखने में बहुत ही खौफनाक है। इस पुरस्कार मछली नुमा मखलूक को पकड़ने वाले माहीगीर ये बताते हैं कि अपनी जिंदगी में अब तक उन्होंने
इससे ज़्यादा बदसूरत मछली आज तक नहीं देखी। वैसे तो खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं है, लेकिन ये उस माहीगीर का बताना है कि आज तक उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन ये वो एक मछली है कि जिसको पकड़ने के बाद वो खुद भी हैरान और परेशान हो गया था। लास्टली एक खबर, ये तो बच्चों के लिए होगी, बड़ों के लिए उसके बाद मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ है। खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि 1 जुलाई यानी कि आज जुमे के रोज मरकजी बैंक पाकिस्तान भर में बंद रहेंगे। पब्लिक सर्विस डीलिंग कहीं नहीं होगी, ताहम एटीएम मशीनें जो हैं वो चालू हैं। आप किसी भी एटीएम मशीन में जाके अपनी करेंसी बआसानी निकलवा सकते हैं। वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वीकेंड है और बहुत सारे लोग आज प्लान कर रहे होंगे कि उन्होंने बकरे लेने जाने हैं, गाय लेने जानी है, ऊँट लेने जाने हैं। उनको मैं बता दूं कि आप पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकते, आपको एटीएम जाना होगा और वहाँ जाके आप पैसे निकलवा सकते हैं। तो मुझे भी कहीं जाना है, छोटी सी ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। ये जालिम हमारे खिलाफ है क्योंकि हम हक के अलमबरदार हैं और जालिम को जुल्म करने से रोकते हैं। मैं शहजादी के लायक नहीं। तो फौरन चले जाइए यहाँ से। ये तो खेल की शुरुआत है व्लादिमीर। ये आखिर कर क्या रहा है? रुक जाओ। वो जानते हैं कि परचम हमारे लिए इज्जत है, इसके रंग में शहीदों का खून शामिल है। जब हम इस परचम को देखते हैं तो हमें अपने शहीद नजर आते हैं। ये हमारी गैरत की पहचान है। फिरोज़े इस महल में वापस आएंगी। क्या आपकी वालदा की इज्जत से ज्यादा अहमियत रखती है ये फिरोज़े? जी हाँ। मैं जाकर मुराद अफंदी को लेकर आऊंगा। तो फिर जाओ, मुराद अफंदी को रिहा करो। उस्मानियों और जर्मनों का इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। दुश्मन हमारी और आपकी रियासतों की दोस्ती नहीं चाहता। तुम दोनों को एक ही पिस्तौल से मार सकता हूँ। चलो तुम्हारी महारत देखते हैं। चलाओ, नीचे करो इसे। चलाओ। नहीं पाया। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मौसम तो सुहाना हो ही गया है और मौसम के मजे उस वक्त अच्छे हो जाते हैं जब आप अपनी छुट्टियों में कुछ नॉर्दर्न एरिया की प्लानिंग कर लें और आप वहाँ पर घूमने फिरने के लिए निकल जाएं। अक्सर हमने देखा है कि इस्लामाबाद में जो रहने वाले शहरी हैं वो मरी की तरफ चले जाते हैं, नथिया गली की तरफ चले जाते हैं, सवात, मालम जब्बा, इन इलाकों का रुख करते हैं। लेकिन जो दूर दराज से रहने वाले लोग हैं वो ज़रा स्वात और मालम जब्बा की तरफ चले जाते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह सयाहत बहुत आगे चलती चली जा रही है और ऐसे में अगर इंटरनेशनली इम्पैक्ट
इनफैक्ट हम देखें तो चंद सालों में पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर गया है और आलमी रैंकिंग में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 6 दर्जे पाकिस्तान की तरक्की हुई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी कुछ जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को इंटरनेशनल रैंकिंग्स में बहुत बेहतर बनाना है, तभी हम पाकिस्तानी मईशत को बड़ा मजबूत और मुस्तहकम बना सकेंगे और मजीद रोजगार के मौके पाकिस्तान में पैदा हो सकेंगे। ऐसे में MDPTDC ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इदारा पाकिस्तान की सयाहत को फरोग देने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है और ऐसे में अगस्त में जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है नेशनल टूरिज्म के नाम से, उसके क्या मकासद हैं उस पर बात करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है MD पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आफ्ताबुर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आफ्ताब साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से? हर दफा आते हैं आप, लेकिन आप हमें लेके कहीं नहीं जाते, इस दफा आप हमें लेके जरूर जाएंगे कहीं। आप प्लान कीजिए, इंशाल्लाह कल ही चलता है। बस टीम आप लोग तैयारी रखें। सर ये बताइएगा, ये तो हम जानते हैं बाद में कि अभी हमें क्या कुछ करने की जरूरत है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये इसका इनेकाद किन वजूहात की बिना पर किया जा रहा है और इसको करवाने के बाद हमें कौन से नताइज हासिल होंगे? जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा साल है, इस साल को हम सारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसी हवाले से ये भी सोचा गया है कि जो सैर व सियाहत का शोबा है इसकी तरक्की को और कैसे भरपूर तरीके से आगे लेके जाना है, एक रोड मैप डेवलप करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रही है और ये अगस्त के महीने में इंशाल्लाह होगी। और पाकिस्तान के तमाम इलाकों से जो टूरिज़म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं और इंटरनेशनल डेलीगेट्स को भी हम इसमें इन्वाइट करना चाह रहे हैं, वो आएंगे। और मकसद ये है कि हम अब तक जो सारा काम हुआ है सैर व सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए उसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए कभी रोड मैप डेवलप करें, एक्शन प्लान डेवलप करें और रोल डिफ़ाइन करें कि किस किस इदारे ने क्या क्या करना है। क्योंकि टूरिज़म एक ऐसा काम है जब तक सारे इदारे मिलके अपना काम ना करें ये आगे चल नहीं सकता। तो इस कॉन्फ्रेंस से हम बहुत सारे मकासद हासिल करेंगे और बुनियादी तौर के ऊपर एक स्टेक होल्डर्स का एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, उन चीज़ों को आगे लेके चलने के लिए जो सैर व सियाहत के शोबे को मुआशी तरक्की का एक बड़ा शोबा बना दें। ज़बरदस्त। आफ्ताब साहब ये भी बताइएगा कि आपने कहा ना कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आएंगे, कुछ एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि कितने ममालिक हैं जो कि इस दफ़ा इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे? हम 20-22 कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ से सयाह पाकिस्तान में आते भी रहे हैं। उम्मीद है उन जगहों के लोग यहाँ पे आएंगे। फिर हम इसमें यह भी कोशिश करेंगे कि जो ना आ पाए उनको ऑनलाइन ऑन बोर्ड ले लें ताकि वो अपने मुल्कों में बैठे। हमारी जो एम्बेसीज है हम वहाँ पे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे बैठ के हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी जो सिफारिशात हैं और अपनी सिफारिशात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन इंशाल्लाह ये होगा। कितनी रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस होगी? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो आने वाले डेलीगेशंस हैं क्या उनके साथ कुछ मकामात की सैर व तफरीह भी प्लानिंग का हिस्सा होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें एक तो डिस्कशंस होनी है, कुछ एक्सपोजर प्रोग्राम भी होने हैं, ये देखना है कि नई कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अभी ख़ास तौर पे कोविड के बाद से सारी दुनिया पे इस चीज़ के ऊपर फोकस है कि किस तरह सैर व सियाहत को पायदार बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है और सेफ़ बनाना है। तो जो नए डायनामिक्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान भी क्योंकि इससे इफ़ेक्ट हुआ था और अभी तक कोविड पूरी तरह ख़तरा ये टला नहीं है, तो हमें किस तरह अपने सेहत को महफूज, ज़िम्मेदाराना और पायदार बनाने के लिए इक़दाम करना है। तो जो कुछ ममालिक के बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमारे साथ शेयर होंगे, देखेंगे हम उनको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने जो अब तक लेसन लर्न किए हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारा एक इसमें प्रोसेस जो है वो कुछ न्यू स्पॉट्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया हो कि अब वो भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। जी, इसमें 2-3 चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं कि अभी कोविड के बाद ख़ास तौर पे जो नेचर बेस्ड टूरिज़्म है उस पर बहुत फोकस बढ़ा है। अच्छा। कि शहरों से ज़रा हट के कुदरती इलाकों में जहाँ पे ख़तरा नहीं है उनको बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए। और एक नया कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, विलेज टूरिज़्म को। देहाती इलाकों का खुला माहौल होता है, उनका रहन सहन एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। तो हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह कम अज़ कम पहले फेज़ में 10 फिर उसको 20 तक ले जाएंगे। ऐसे मॉडल विलेजेस सेलेक्ट करें जिनको हम टूरिज्म के लिए ओपन करें। जबरदस्त। तो विलेज टूरिज्म होगा, उसमें होम स्टेज होंगे, घर का पका हुआ खाना होगा। तो ये चीज़ें सारी वो पहाड़ों से लेके सहराओं के इलाकों तक
हर जगह ऐसे होंगे तो हर इलाके की रिप्रेजेंटेशन उसमें आ जाएगी। रिप्रेजेंट बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा गरीब और मुतवसत तबका है उसको रोजगार बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान वैसे भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, Exactly. ज्यादातर इलाका हमारा रूरल है, तो हमारे यहाँ ये जो एग्री बेस्ड टूरिज्म है इसको प्रमोट करने के बहुत सारे मौके हैं। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो वो इलाके जहाँ पे आम की फसल तैयार है वहाँ पे आप लोगों को ले जाएं, वो फ्रूट पैकिंग करें। जब समर में आपके यहाँ सेब पकता है पहाड़ी इलाकों में वहाँ ले जाएं, तो इसको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हार्वेस्ट सीज़न है उनके साथ जोड़ा जाएगा और लोगों को मौके दिए जाएंगे कि वो उन इलाकों में जाएं, वहाँ की खेती बाड़ी की एक्टिविटी में हिस्सा भी लें, खुद फ्रूट पिक करें, वहाँ की प्रोडक्ट को लाएं। ये सारा इसका अंदर कॉन्सेप्ट होगा। अच्छा सर, अब ये भी बताइएगा कि ये जो हम सारा क्राइटेरिया होते हुए देखेंगे, इससे इंटरनेशनल डेलीगेशन से पाकिस्तान आएंगे ही, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में आम तौर पर लोकली देखते, जब अभी हम लोग भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह के लिए गए हुए थे, कुछ मकामात पर ATM मशीन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, वहाँ पर इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ा मसला इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? ऑब्वियसली ये एक बुनियादी ज़रूरत है आजकल की कि आपके पास हर कोई चाहता है कि वो इंस्टेंटली अपनी टूरिस्ट एक्टिविटी को, मतलब आप यकीन करें, एक पिक्चर ले लिया आपने, अब आप 12 घंटे ऐसे घूम रहे हैं, कभी दरवाजे के पास जा रहे हैं, कभी कुछ करे, 5 स्टार होटल्स के अंदर नहीं आ रहा होता सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको बता दूं ऑलरेडी 3-4 प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे शुरू हो चुके हैं। शुमाली इलाकों में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे एस्कॉम जो एक सर्विस है उसके ज़रिए इवन 4-5G के जो नेटवर्क है वो अभी गिलगित और स्कर्दू में अवेलेबल किया गया है और उसके नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। ऑब्वियसली कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जहाँ से दूसरी कंपनीज को वो अलाउ नहीं करते, लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। KKH का बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे भी नेटवर्क का इशू है, नॉर्दर्न एरिया में जाने वाले लोगों को, उसके ऊपर भी जो टेलीकॉम अथॉरिटी है उनके साथ बातचीत चल रही है कि उस नेटवर्क को वो इम्प्रूव करें। तो ये आने वाले 1 साल के अंदर अंदर तकरीबन हमारा ये टेलीकॉम का जो इशू है पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर के ऊपर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। टॉयलेट्स के ऊपर मैं आपको बता दूं पूरा एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है अभी KP के अंदर, टूरिस्ट रूट के साथ साथ, और ये जो नए मोटरवेज हाईवेज बन रहे हैं वहाँ पे भी अभी इवन एग्जीक्यूटिव टॉयलेट इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मेहरबानी। तो इस पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। और जो आपका ATM का है, बैंकिंग सर्विसेज अभी टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंचना शुरू हो गई है। नारायण में ATM जैसे है वो भी चलने शुरू हो गए हैं, दूसरी जगहों पे भी। तो ऐसा ऐसा बैंकिंग सर्विस बेहतर होएंगी तो ये लोगों को आसानी हो जाएगी कि वो क्रेडिट कार्ड के जरिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि आप प्लान करके कुछ कैश निकाल कर जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप फैमिली के साथ है तो आपको जरूरत ज्यादा चीजों की पड़ जाती है। और हमारे यहाँ तो एक मसला है, जरा से सयाह निकल के आ जाए घूमने फिरने के लिए, वो 20 रुपए का उबला हुआ अंडा आपको 50 से 60 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा मसाइल है। सर, जब ये टूरिज्म को प्रमोट देंगे, को कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरनेशनली भी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि जो आम पाकिस्तानी भी घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं उनसे एक मतलब इनके बड़े नॉर्मल से कीमत जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की ली जाए, ज़्यादा ये ना हो कि कम ज़्यादा कीमत पर आपको वो चीज़ें दस्तयाब हो रही हों। हाँ, उसमें एक तो भी ये कोशिश की गई है कि हमने काफ़ी कंसल्टेशन करके स्टेक होल्डर के साथ एक ऐसा डॉक्यूमेंट डेवलप किया जो कि पाकिस्तान के नेशनल मिनिमम टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड्स को एक जगह पे बयान करता है। तो कम से कम सहूलतों का लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड हैं क्या। अगर मैं 1 स्टार होटल में हूँ, 2 स्टार होटल में हूँ, तो मुझे क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे मिल सकती हैं और उसका क्या रेट हो सकता है। तो एक डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज है जो रेगुलेट करता है, उनके रोल को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए अभी इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप कर रहे हैं कि वो ये जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है, क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म है, इसको ऑन ग्राउंड इंश्योर करें। और जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके साथ मिल के बाकायदा सीज़न और ऑफ सीज़न के टैरिफ तय करे, ताकि लोगों को पता हो कि हम अगर इस होटल में आए हैं तो उसका तयशुदा गवर्नमेंट का अप्रूव टैरिफ क्या है। तो ये बिल्कुल हमारे एजेंडा के ऊपर है और इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके ऊपर हम सारे सूबों के जो लाइसेंसिंग बॉडीज़ हैं, DTS डिपार्टमेंट जो है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसी के अंदर ये प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म भी आ जाए। अब जरा उन स्टैंडर्ड्स की तरफ आइए कि जिन्हें हमने मीट किया और उसके बाद हम 6 दर्जे तरक्की पर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में बताइए। ये देखें, ये क्वालिटी कंट्रोल का जो पूरा मैकेनिज्म है इसका एक तरीक़ाकार वाज़े किया गया है कि लोग अपने बिजनेसेस को सर्टिफाई करवाएं और ये बताएं कि वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, उसके हिसाब से उनके फिर टैरिफ भी सर्विसेज के तय हो जाएंगे। तो ये ग्रेजुअली जैसे जैसे ये सिलसिला आगे लोग अडॉप्ट करेंगे तो एक रिफाइननेस आएगी सर्विसेज के अंदर।
ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर है टूरिज़्म का। तो सर्विस के अंदर जब तक क्वालिटी ना हो, लोग मुतमईन नहीं होते। तो ये क्वालिटी इंश्योर करने के लिए आपके पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं काफ़ी बेहतरी हमें नज़र आएगी। अच्छा सर, एक मैं खुद ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस पर भी फोकस किया जाए। कम से कम ऐसे वॉलंटियर्स हों या ऐसे हमारा स्टाफ मेंबर्स हों, क्योंकि हमारे यहाँ एक रवायत ही बन चुकी है, आपने जो खाया कचरे के डब्बे के बजाय आपने बाहर फेंक दिया है। कम से कम जगह या तो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो या फिर कोई ऐसी फोर्स वहाँ पर मौजूद हो, टास्क फोर्स, जो कि उनको पनिश करे फौरी तौर पर कि आप ये चीज़ यहाँ से उठाएं, यहाँ नहीं, इसकी जगह वहाँ है। एग्जैक्टली, इन्फोर्समेंट जो है ये बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हमने एक कैंपेन शुरू की है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, उस पर ये अवेयरनेस के लिए मटेरियल भी डेवलप किया है। सर ये दिखाइएगा ताकि जरा कैमरामैन क्लोज कर सके। लोगों को बताना ये है कि वो जब ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे सैर व सियाहत के लिए, वहाँ का कुदरती माहौल, वहाँ की सकाफती ज़िंदगी जिसने उसको अट्रैक्ट किया है वहाँ आने के लिए, उसको बचाना भी उनका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप एक खूबसूरत माहौल को देखने गए हैं, आपका ये काम नहीं है कि वहाँ पे गंदगी मचा के वापस आ जाए। तो ये एक अवेयरनेस ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है, उर्दू में, अंग्रेज़ी में इसके ऊपर काफ़ी सारा मटेरियल बना के हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट भी कर रहे हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट हमारे सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ बातचीत ये हमारी चल रही है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं लोकल लेवल के ऊपर, वो बाकायदा ये इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करें कि अगर कोई ऐसा कचरा फेंकता है, कुछ करता है, उसको जुर्माना किया जाए। और सारी दुनिया में ये हुआ है, बड़े बड़े मुल्कों में, हांगकांग में, सिंगापुर में आपने देखा होगा, कुछ सिगरेट का बट भी फेंके, च्युइंगम भी फेंके तो फौरी तौर पे आपको वहीं पे जुर्माना किया जाता है। तो ये अवेयरनेस शुरू हो गई है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, टूरिस्ट के लिए भी और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी। इस पर काफ़ी सारा हमें मीडिया का भी इंशाल्लाह ये हमारी कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस मैसेज को फैलाना है, बड़ी दूर तक फैलाना है, खासतौर पे अपने बच्चों के जरिए फैलाना। बिल्कुल ऐसे ही, वो जब मोटिवेट होंगे वो बड़ों को भी कंट्रोल करेंगे। बड़ों को भी। थैंक यू सो मच आफ्ताब रहमान साहब अपना वक्त देने के लिए। बड़े प्रिसाइसली, बड़े छोटे से लम्हे में, कुछ वक्त में, मुख्तसर से वक्त में इतना तफसीली ना सिर्फ आपने हमें गाइड किया बल्कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर खुलकर भी बात हुई। अगेन थैंक यू। और जो मैसेज सर ने दिया है और जो मैं भी बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ आप जब भी किसी प्यारी और खूबसूरत जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर देख कर आए वहाँ की खूबसूरती को, लेकिन वहाँ पर ये हमें इंडिया ना देख रहे कि यहाँ पर अभी आकर कोई गंद फैला कर गया है, क्योंकि गंद जानवर फैला रहे होते हैं, इंसान नहीं फैला रहे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट देकर जाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से हम देख रहे हैं कि डे बाय डे नई नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। कोई किसी शोबे में तरक्की करता हुआ आगे जा रहा है तो कोई किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। कुछ पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं तो कुछ पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। सुपर पावर अमेरिका, अगर वहां पर जाकर कोई पाकिस्तान का झंडा गाड़ कर आया है तो क्या ही कहने। इस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, सुबह पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो वो लोग जो अंडा पराठा खा रहे हैं वो खाते रहे, लेकिन अंडा पराठा खाने वाले किस हद तक मोटे हो सकते हैं इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। और जो आज हमारे पास पर्सनैलिटी मौजूद है उनसे भी पूछेंगे कि क्या कभी वो वेट करने के लिए, गेन करने के लिए अंडे पराठे खाते हैं या सिर्फ बॉयल एग्स वगैरह ही खाते रहते हैं और इससे अपनी जान बनाते हैं। ये मैं बात इसलिए करी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा मैंने टीजर आपको दिया था। उन शख्सियात के हवाले से एक शख्सियत का जिक्र मैंने किया था जो कि पाकिस्तान से बाहर जाकर सुपर पावर जैसी कंट्री में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो मुल्क के वक़ार का हिस्सा बनते हैं और कौम के लिए फ़ख्र का बाइस होते हैं। हम आज बात करेंगे एक ऐसे जवान की कि जिन्होंने अमेरिका में होने वाली बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अपने नाम करके सबसे हिलाली परचम जो है वो सरबलंद किया। हमें ज्वाइन किया है औसाफ याकूब ने और उनकी कैटेगरी थी क्लासिक फिजिक की। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है और यकीनी तौर पर आप में से भी बहुत कम लोग हैं जो कि जानते होंगे ये क्लासिक फिजिक कैटेगरी होती क्या है। तो उन्हीं से उनकी जर्नी पूछते हैं, कब से वो कर रहे हैं और अलावा और कौन कौन से टाइटल्स हैं जो उन्होंने अपने नाम किए और कैसे एक्सपीरियंस रहा है उनका अमेरिका जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग औसाफ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। औसाफ, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपकी ये जो चैंपियनशिप थी इसका प्रोसीजर क्या था, कौन कौन सी कैटेगरीज थी, स्टार्ट कब हुई और इख्तिताम कब हुआ? ये मसलमानिया वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है। मैंने 2018 में मसलमानिया एशिया विन किया था। एशिया के बाद फिर आप वर्ल्ड जाते हैं। ये 25 जून को हुई थी मियामी में, फ्लोरिडा में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंपेटिटर्स आए हुए थे और उसमें मैंने विन किया।
वाह, वेरी नाइस। और आपको ऐसा क्या लगा था कि मतलब आप तो मुकम्मल तैयारी से हैं ही, लेकिन जिनसे आपका मुकाबला होने वाला है वो कौन से ममालिक की टीमें थी, कौन सी तगड़ी नजर आई आपको? ज़्यादा वहाँ कोरियंस होते हैं, यूएस, क्योंकि ये यूएस में भी ही होता है तो यूएस वालों के लिए आसान होता है कम्पीट करना, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, तो जहाँ सारे ममालिक ही आए हुए थे ज़्यादा, तकरीबन सारे ममालिक की वर्ल्ड वाइड थी। आपने एक जिक्र किया यहाँ पे क्लासिक फिजिक कैटेगरी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और आप मुझे ब्रेक में ये भी बता रहे थे कि जरा 3 कैटेगरीज होती हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं बेसिकली। एक फिजिक होती है जिसमें आप शॉर्ट्स पहनते हैं नी तक, ठीक है। फिर क्लासिक फिजिक होती है जो थोड़े से ऊपर होते हैं, जो मैंने विन की है। अच्छा। और एक बॉडी बिल्डिंग ओपन होती है जिसमें आप उससे भी ऊपर शॉर्ट्स पहनते हैं। तो ये 3 होती हैं। इनकी पोजिंग रूटीन डिफरेंट होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो फिर उसके लिए आपने वेट गेन किया, मेंटेन किया, क्या ये रिड्यूस किया? में से एक प्रोसीजर होता है पूरे साल का। वैसे तो मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जब आप compete करते हैं तो पहले आप गेन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप श्रेड करते हैं। अच्छा। तो फिर आप स्टेज पे जाते हैं, आप कंडीशन नहीं, श्रेड से मुराद ये होगा कि आपने मसल्स गेन किए, उसके बाद आपने बॉडी को शेप अप करना है। जी ठीक है। और उसके बाद फिर आपने उसके साथ जो है वो फिर वो आपने प्रेजेंट करना है। अच्छा, मुक्के चुके भी पड़े होंगे? नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग शो है, इसमें पोजिंग होती है। सिर्फ पोजिंग होती है, हमने पोज करना होता है। ओके। और आपने कितने मिनट्स के अंदर कितने पोजेस देने होते हैं? वैसे 1 मिनट का आपको 1 मिनट दिया जाता है हर कंपेटिटर को। 1 मिनट में आपने अपनी पोजिंग रूटीन शो करानी होती है। वाह, वेरी नाइस। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि जिन्हें मार धाड़ का शौक नहीं है, लेकिन अगर वो पोजिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें हम अपने यूथ को किस तरीके से इस तरफ लेकर आ सकते हैं? मिस, ये जो मार धाड़ है ये MMA साइड बॉक्सिंग है। हाँ। बॉडी बिल्डिंग एक सेपरेट फील्ड है, इसमें आप अपना मसल शो कराते हैं, खूबसूरती शो कराते हैं। तो अब आप देखना पड़ेगा कि उनको किस चीज़ का शौक है, मार धाड़ का शौक है या बॉडी बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट है और इसके प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट हैं और इसकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट है। तो ये तो शौक की बात है कि वो ये पसंद करते हैं या वो पसंद करते हैं। ये बताइएगा साहब, आपकी जर्नी क्या रही? क्योंकि आपने कहा ना कि आप अभी से नहीं, पिछले 12 साल से फील्ड में, स्टार्ट आपने कहाँ से लिया, बीच में कौन कौन से ऐसे चैंपियनशिप्स आई हैं जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी आपने चैंपियनशिप्स विन की? मिस, मुझे ऑलमोस्ट, मैंने जैसे बताया, 12 ईयर्स हो गए हैं। पहले तो मैं कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग में नहीं था। अच्छा। पहले मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन था। ठीक है। तो मेरी एथलेटिक बॉडी थी। या तो मेरे भाई जो हैं बड़े, वो जाते थे जिम, तो वो भी साथ ले जाते थे। उनको देख देख के शौक हुआ, क्योंकि लोग उनको देखते थे, पसंद करते थे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बेहतर हो जाते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, जब तारीफ़ करते हैं तो फिर आप और मोटिवेट होते हैं। तो फिर मैंने 2012 में स्टार्ट की थी। पहला शो था मेरा इस्लामाबाद जूनियर का, मैं हार गया था। फिर और मोटिवेट हो गया कि हार क्यों गया। मोटिवेट हुए माशाल्लाह। मैं हार से मोटिवेट हुआ, क्योंकि मैं इंसान अपने हार से सीखना चाहिए। फिर मैंने दोबारा कंप्लीट किया साल बाद में, फिर हार गया। तो फिर मुझे और आग लगी। मैंने कहा ये तो अच्छा, ये अच्छी बात है, आग ऐसी लगनी चाहिए जो मजीद आपको आगे लेके जाए। बिल्कुल। तो फिर मैंने 2017 में इस्लामाबाद विन किया। ठीक है। फाइनली क्योंकि मुझे कोच बहुत अच्छे मिल गए थे। मेरे कोच जाहिद खान हैं और उन्होंने मुझे, क्योंकि ये एक बड़ी वास्ट फील्ड है मिस, इसमें आपको डाइट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी सप्लीमेंटेशन, आपकी पोजिंग, आपने बल्क कैसे करना है, आपने कट कैसे, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत नॉलेज होना चाहिए आपको। तो वो चीज़ लैक हो रही थी। फिर 18 में मैंने एशिया विन किया सिंगापुर में। उसमें मेरे पास 2 गोल्ड मेडल है, एक फिज़िक में, एक बॉडी बिल्डिंग में, एक क्लासिक फिज़िक में। उसके बाद कोरोना आ गया, मैं जा नहीं सका। फिर 2022 में मैं जून में मियामी गया हूँ। फिर वहाँ पे मैंने वर्ल्ड का टाइटल विन किया माशाल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए। तो औसाफ ये बताइए कि आपने बीच में ये कहा ना कि इसके लिए आपको अच्छी डाइट, अच्छी हेल्थ, अच्छे कोच, ये सब चीज़ें ज़रा जो है इनको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर डेफिनेटली, क्योंकि इसके बारे में जब मैंने पढ़ा और सुने, वो इतना ज़रूरी है कि जो बॉडी बिल्डिंग एक महंगा शौक है, कुछ सस्ता काम नहीं है। एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए कितना लगा चुके हैं आप अपने आप पर? मिस, ये बताइए हमें, कितने महंगे हैं आप? मिस, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरे ख्याल में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है, बॉडी बिल्डिंग एक दुनिया का महंगा तरीन और मुश्किल तरीन स्पोर्ट है। ये लाइफ स्टाइल है आपका। आपने कब खाना है, आपने कितना खाना है, आपने कब सोना है, कितना सोना है, कितनी ट्रेनिंग करनी है, क्या चीज़ें नहीं खानी, किन चीज़ों से बचना है, सोशल सर्किल आपने कम रखना है।
ये चीज़ें सारी बॉडी बिल्डिंग में होती हैं, बाकी चीज़ें इतनी स्पोर्ट में नहीं है। और महंगा इसलिए क्योंकि डाइट, सप्लीमेंटेशन, फिर आपके टिकट्स, क्योंकि स्पॉन्सर तो आपको करता नहीं है, ना कभी किया ना कभी आगे होगा, क्योंकि हम तो उम्मीद पहले मैंने एशिया विन किया था तब भी यही सवाल किए जाते थे, तो वो सिर्फ क्रिकेटर्स को ही मिल रहा है और उसके अलावा तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है ही नहीं। लेकिन हम अपने ही ऑन पे जाते हैं। तो ये मेरा जो अभी अगर इस शो का देखा जाए तो कम से कम 15 लाख मेरा लग चुका है। 15 लाख रुपए लगे हैं, ट्रेनिंग से लेके जाने से लेके वापस। ये तकरीबन को 7 दिन के अंदर अंदर की कॉस्ट मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग भी थी, 6 में वो डाइट है, बट टिकट्स, वहाँ रहना, वहाँ की फीस, वहाँ पे सारी चीजें खाना, क्योंकि आप इन हालात में अगर किसी और आम आदमी से जाके शेयर करेंगे ना तो वो कहेगा भाई किसी बिजनेस में पैसा लगा दे रहे हैं, 4 पैसे तो तुम्हें आ जाते हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लोग इसलिए भी कर, अगर आप फिटनेस कर रहे हैं फिर तो आप नॉर्मल खाने खा सकते हैं। हमारी 6 से 7 मील्स अ डे होता है, ठीक है, महंगाई आपको पता है, और हम लोग ये तली हुई चीज़ें और ये नहीं खा सकते, हमारा प्रॉपर डाइट फूड होता है। फिर आपके ऊपर सप्लीमेंटेशन होती है, फिर आपके टिकट्स होते हैं, फिर आपकी बुकिंग्स होती हैं, तो ये आपने हर चीज़ को मैनेज करना खुद मैनेज करना पड़ता है सारा। आपके साथ कोई जाता तो है नहीं, फिर आप अकेले जाते हो, 24 आवर्स की आपकी फ़्लाइट है, जेट लैग्ड होते हो, फिर वहाँ जाके खाना बनाना मतलब काफी टफ है भाई, इतना आसान काम नहीं है। और साफ की तरह से ये इतनी अच्छी अगर बॉडी बन गई है ना तो बड़ी एवरीबॉडी वुड हैव बीन डूइंग। बताइए इतनी अच्छी आपने बॉडी बनाई है माशाल्लाह, कभी किसी मॉडलिंग के हवाले से कॉल आए या किसी ब्रांड ने आपसे कांटेक्ट किया या खुद का ऐसा कोई इरादा बना? मिस आती हैं, जब अच्छे देखते हैं आप तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन शौक नहीं है। क्यों? इतने जब पैसे लगा लिए तो चले कुछ उससे जनरेट भी करें फिर। मिस आप मैं ये कहता हूँ कि एक फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है और मैं पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग प्रमोट करना चाहता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आजकल जो हमारे यंगस्टर्स जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। उनका कोई गोल नहीं है, उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट को देखा जाता है और हर बंदा क्रिकेट तो खेलता नहीं है। बाहर ममालिक में ये होता है कि हर स्पोर्ट्स का एक स्टार होता है, बच्चे उनको देखते मोटिवेट होते हैं और वो इस पैटर्न पे लग जाते हैं। तो हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? मिस हम गवर्नमेंट हमारी लैग कर रही है और ये बहुत ख़तरनाक है। ये आगे वाले सालों में आप देखेंगे आपके 60 to 70% यंगस्टर्स ऑल इन ड्रग्स, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड ना, आई नो, क्योंकि जिम में हर तरह का आपको मिलता है। हमारे जिम में यंगस्टर्स नहीं आ रहे, बहुत कम। तो जब तक आप हर स्पोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि यार अगर आप बास्केटबॉल खेलोगे तो ये स्टार है, इसका इतना फेम है, इसको इतना पैसा मिलता है, आपको इस तरह बनना चाहिए, तो तब तक, या कोई भी स्पोर्ट, हॉकी हो गया, कोई भी, बॉक्सिंग हो गया, MMA हो गया, तो जब तक आप बच्चों को नहीं शो कराएंगे कि यार ये हमारे स्टार्स हैं, आपने इस तरह का बनना है, बचपन से मेहनत करो, तो गोल होगा ज़िंदगी में तो वो मेहनत करेंगे, गोल नहीं होगा तो उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या, तो उन्होंने फिर जब आप टाइम आपके पास होता है तो फिर आप गलत रास्तों पे भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साहब जब हमने PSL पाकिस्तान सुपर लीग को भी देखा और माशाल्लाह काफ़ी फ्लरिश किया, सुपर लीग सीजन 6 खत्म हुआ है अभी रिसेंटली, वहाँ पर भी ये आइडिया कोई गवर्नमेंट का आइडिया नहीं था, एक ऐसा यूँ कह लीजिए कि प्राइवेट कंपनी का आइडिया था जो उसको लेकर सामने आई, फिर बड़े लोगों से बात की। तो जो हमारे दूसरे स्पोर्ट्स है, दूसरे खेल है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी इन फेडरेशन को ऑन बोर्ड होना चाहिए जिसके बाद एक फ्रेमवर्क के साथ वो किसी न किसी गवर्नमेंट के बड़े को कुछ ना कोई प्लान पिच कर सके? एग्जैक्टली मिस, मेरा यही पॉइंट है कि गवर्नमेंट को हर स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। सही। ताकि ये यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा, और इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। अब फिटनेस एक्सपोज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, उनके टिकट्स होते हैं, एक्सपोज लगते हैं, कंपनीज आती हैं, आपका टूरिज्म भी बढ़ता है। अभी एक यही आरिफ मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने पहले दुबई एक्सपो करवाया था पाकिस्तान में, अब वो एमेच्योर ओलंपिया करवा रहे हैं खुद, गवर्नमेंट इनको सपोर्ट नहीं, अपने खर्चे पे, और ऑलरेडी उन्होंने इतने टिकट बुक कर दिए कि वो प्लस में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आ रहे हैं उसमें। ये है अगस्त 13 और 14 इस्लामाबाद, पाक चाइना में। ओके ओके, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ उसका। जबरदस्त जबरदस्त, चलिए बेस्ट विशेस एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और आई विश के जो वो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें उन्हें कामयाबियाँ मिले, और यही कामयाबियाँ अगर इकट्ठी होंगी तो हम देखेंगे कि इस किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी आगे आएंगी। आपका गिला बिल्कुल अपनी हद तक जायज़ है, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ, बड़ा पैसा लगा के, अपनी ही मेहनत के साथ आप बाहर जाते हैं, वहाँ से पाकिस्तान और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। एक जुमला बोलना बहुत आसान है कि
बाइस फख्र है पाकिस्तान के लिए, आपने बहुत कुछ किया, आपने पाकिस्तान के लिए ये किया और आपका नाम जो है वो इन फतूहात में रखा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है और हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन इस मामले को देखें और अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो प्लीज़ इस किस्म के स्टार्स को, इन लोगों को ऑन बोर्ड लें और फिर ऐसे में गवर्नमेंट का रोल तो डेफिनेटली सर फहरिस्त होता है। जनाब मुझे बढ़ने एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं स्टे ट्यून एक नए मेहमान के साथ। सुबह वज़ारत दाखिला ने भारतीय रियासत राजस्थान में एक हिंदू दर्जी को कत्ल किए जाने के अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस करने की मोदी हुकूमत की कोशिश की मज़म्मत की है। मजहब के नाम पर किसी भी शख्स को निशाना बनाया जाना एक अफसोसनाक अमल है। राहुल गांधी ने बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई की है कि बीजेपी की लगाई हुई नफरत की आग पूरे भारत को जलाकर राख कर देगी। कांग्रेस के रहनुमा परसारी लाल का कहना है कि बीजेपी ने पूरे भारत में मिट्टी का तेल छिड़क दिया है और सिर्फ एक चिंगारी बहुत बड़ा मसला पैदा कर देगी। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने मुल्क के मामलात को बेहतर बनाने की बजाय वाकई में गैर मुल्की हाथ मुलविस होने का वावेला शुरू कर दिया है। बीजेपी के चंद कठपुतली सहाफी बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर भोंदा इल्जाम आयद कर रहे हैं। ये जालिम हमारे खिलाफ है क्योंकि हम हक के अलमबरदार हैं और जालिम को जुल्म करने से रोकते हैं। मैं शहजादी के लायक नहीं। तो फौरन चले जाइए यहाँ से। ये तो खेल की शुरुआत है व्लादिमीर। ये आखिर कर क्या रहा है? रुक जाओ। वो जानते हैं कि परचम हमारे लिए इज्जत है, इसके रंग में शहीदों का खून शामिल है। जब हम इस परचम को देखते हैं तो हमें अपने शहीद जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमने अक्सर पढ़ा भी है, हमने अक्सर सुना भी है कि एक सेहतमंद माँ एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देती है, लेकिन अगर एक सेहतमंद माँ अपने बच्चे को वो सेहत फ्राहम नहीं करे जो उसका बुनियादी हक है और जिसके बारे में कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है कि 2 साल का जो बच्चा है उस पर उसकी जो माँ का दूध है वो लाजिम करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आजकल जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी दोस्तें हैं या वो यंग लड़के हैं जिनकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर लिया, माशाल्लाह बेबी बर्थ जो है उसकी खुशी भी मना ली, लेकिन जब दूध बच्चे को प्रोवाइड करने की बारी आती है, मैं माँ के दूध की बात कर रही हूँ, मैं उस डब्बे वाले दूधों की बात नहीं कर रही हूँ कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक फ़ैशन बन चुके हैं और फिर डेफिनेटली जब आप इस किस्म की इम्पोर्ट आइटम्स पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता है तो फिर लोगों की चीखें भी निकलती हैं। माँ का दूध कितना मुफीद है एक शीरख्वार बच्चे के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, और अगर ऐसे में बच्चे को जो उसका बुनियादी हक है वो नसीब ना हो, वो मैसर ना हो, तो उसकी ज़िंदगी पर, उसके जहन पर, उसके जिस्मानी नशोनुमा पर किस किस्म के असरात, मनफी असरात मुरतब होते हैं। और जिन बच्चों को ये दूध मैसर है, नसीब है, उन बच्चों की ज़िंदगी कितनी सेहतमंद होती है, वो कितने मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी साहब ने, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं बड़ा आम और सादे अल्फाज में बात करूँगी। हमारी आजकल की जो लड़कियाँ हैं, हमने अक्सर देखा है कि फिगर ख़राब ना हो जाए या फिर कभी कभी मायूब भी समझती हैं कि अगर हम किसी फैमिली गैदरिंग में हैं तो हमें बच्चों को खुद ना फीड कराना पड़ जाए। इस किस्म की वजूहात की बिना पर वो बच्चों को फीड नहीं करवाती हैं, लेकिन इसके नुकसान उस छोटे से शीरख्वार बच्चे पर क्या होते हैं जो कि ताउम्र रहते हैं? फिर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जैसे कि कुरान करीम में भी है कि तमाम माएँ अपने बच्चों को पहले 2 साल तक दूध पिलाएं। तो रिलीजियसली भी हमें इसकी तलकीन की गई है और मेडिकल साइंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती है। हमारी बुक्स में हर जगह ब्रेस्ट फीडिंग के लातादाद फ़ायदे बताए गए हैं और
ब्रेस्ट फीडिंग इतनी नेचुरल और इतनी पावरफुल चीज़ है कि ये बच्चा जब लेता है तो उसको बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं जो उसे बीमारियों से बचाती हैं। उसका और एक माँ का एक नेचुरल ताल्लुक़ पैदा होता है, एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो आपने जैसे जिक्र किया जो डब्बे वाले दूध हैं ये एक्सपेंसिव इतने हो गए हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इंपोर्ट होते हैं, उन पर टैक्सेस लगे हुए हैं। सो एक अच्छा दूध नथिंग इज लेस देन 2000 रुपीज़। अब तीसरे दिन डब्बा ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही है। कॉस्ट भी इफेक्टिव है, बेनिफिट्स भी हैं, बॉन्डिंग भी है, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये तो वो हैं जो मोटे मोटे मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब जो आपने सवाल पूछा है कि क्यों नहीं पिलाया जा रहा, जब इतने बेनिफिट्स हैं तो फिर क्यों नहीं पिलाया जा रहा, तो कुछ तो आपने फिगर आउट किया है। मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो मैं आजकल देख रहा हूँ वो ये कि देयर आर डिफरेंट मिथ्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, कुछ ख़वातीन समझती हैं ख़ास तौर पे पहले 2 दिन में, क्योंकि पहले जो 2 दिन होते हैं उनमें बहुत थोड़ा फीड आता है। पहले दिन चंद कतरे आते हैं, लेकिन वो चंद कतरे अल्लाह ने कैलकुलेट करके भेजे हैं। जिस कुदरत है खुदा की। अल्लाह ने माँ को बच्चा दिया है वो अल्लाह उसका रिस्क दे के भेज रहा है। अब होता है कि चंद कतरे आते हैं तो बहुत सारे लोग ख़वातीन कहते हैं ओहो इस बेचारी का दूध ही नहीं है, इसका बेचारी का तो फीड ही नहीं है, डॉक्टर साहब आप हमें कोई डब्बा लिख के दे दें, ठीक है, या कोई बकरी का या भैंस का या गाय का दूध, कुछ भी इसका ऑल्टरनेट ले आते हैं लोग। मैं आपके तवस्सुत से तमाम माओं को बताना चाहता हूँ, न सिर्फ माओं को बल्कि जो दादियाँ नानियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादा मशवरे वो दे रही होती हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले दिन जो बच्चे का मैदा होता है वो मेरे नेल जितना है, मेरे नाखून जितना मैदा है उसका, वो बहुत छोटा होता है। उसमें अगर चंद कतरे भी चले जाएं तो दे आर इनफ। अच्छा जी, चंद कतरे माँ का दूध पहले दिन बच्चे के लिए काफ़ी। आप उसे 2 घंटे बाद फिर लगाएं, 2 घंटे बाद फिर लगाएं, उसको वो बेनिफिट्स होंगे जो किसी दुनिया के दूध में नहीं है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को काउंसल करने के लिए बताता हूँ कि देखें डब्बे का दूध बनाया है इंसान, माँ का दूध बनाया रब ने, तो क्या रब की बनाई हुई चीज़ और इंसान की बनाई हुई चीज़ बराबर हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद ज़रियाब कैन यू बिलीव के बहुत मुश्किल पेश आती है, बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं। डॉक्टर साहब, जो एक ऐसा मामला, जो एक ऐसी मिथ जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हो, जिसका हकीकत से कोई लेना देना ना हो, लेकिन आपके पास आने वाले जो बेशतर पेशेंट्स हैं उनका सवाल ये हो, वो क्या होता है? हाँ जी, बहुत अच्छी पूछा आपने। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब माँ का दूध पूरा नहीं होता, इसे भूख बहुत लगती है। अच्छा। ये तो रोता रहता है, जब तक फीडर ना दो रोता रहता है। बात ये होती है कि एक बहुत बड़ा मिथ है, वो ये है कि बच्चा जब अगर उसके मुंह में उंगली डालें और वो आपकी उंगली को ऐसे करना शुरू हो जाए, या अपनी उंगली मुंह में डाल के सक करना शुरू हो जाए तो उसे बहुत भूख लगी, या वो रो रहा है तो बहुत भूख लगी। सही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, 150 वजूहात और भी हैं रोने की। अच्छा, हाँ जी, बच्चे को गर्मी ज्यादा लगे तब भी रोता है। अब बच्चा होता भी तो इतना छोटा सा है, कैसे पता चलेगा? हाँ, उसको पसीना आ जाए तब भी वो रोएगा। ठीक है। वो यूरिन कर ले तब भी रोएगा, वो स्टूल कर ले तब भी रोएगा। हाँ। उसको टम्मी में थोड़ा सा मरोड़ हो तब भी रोएगा, थोड़ी सी गैस हो तब भी रोएगा, थोड़ा नाक बंद हो जाए वो तब भी रोएगा, उसे कहीं खुजली हो रही हो तब भी रोएगा। बाज़ औक़ात कोई रीजन नहीं होती, उसे आपसे बात करना होती है, वो रोता है। अच्छा। छोटा बच्चा न्यूनेट वो भी बातें करते हैं। कैसे करते हैं? थ्रू क्राइंग। वो अपने आप को क्राई से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो समझे आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, आप रो के जवाब दें फिर उसे। हाँ। हर दफा रोने का मतलब ये नहीं है कि उसे भूख लग रही है। 99% पेशेंट्स क्या करते हैं, जब भी बच्चा रोता है उसे दूध पिला देते हैं। जब भी बच्चा रोता है दूध पिलाते हैं, फिर लेके आ जाते हैं, डॉक्टर साहब ये उल्टियां बड़ी कर रहा है। हाँ, मैं इसी की तरफ आने लगी थी। भाई पहले वाला दूध हजम हुआ नहीं, आपने ऊपर से और दूध पिला दिया, अंदर तो जगह नहीं है, मैदा बहुत छोटा है। ये सबने ज़हन में रखना है कि छोटे बच्चे का मैदा बहुत छोटा है। और वो उसका इन्हिसार भी सिर्फ लिक्विड पर ही है। हाँ, उसकी सिर्फ वो मिल्क है उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है, और वो मिल्क जितना उसको रिक्वायर्ड है वो अल्लाह ने दे के भेजा है। अल्लाह की तकसीम में कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उसका रिस्क थोड़ा दे के भेजा है। अल्लाह ने जो अल्लाह ताला 9 माह तक उसे माँ के पेट में पाल सकता है, वो बाद में भी पाल सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ
कि जो मदर फीड होता है इट्स अ रिफ्लक्स, ये इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मार्केट में जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे इसी तरह जब एक माँ बच्चे को अपने साथ लगाती है, बच्चा सक करता है, तो मदर के ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, केमिकल सिग्नल्स जाते हैं कि देयर इज मोर डिमांड, प्रोड्यूस मोर। तो ब्रेन ग्लैंड्स को केमिकल सिग्नल्स भेजता है कि यार डू मोर, आप काम ज्यादा करो, ग्लैंड्स मजीद मिल्क बनाते हैं। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर बीच में डब्बा आ जाएगा या गाय या बकरी या भैंस का दूध आ जाएगा तो मदर के ब्रेन को मैसेज आएगा कि डिमांड ही नहीं है, सो जाओ, वो सो जाएगा। ठीक है, डिमांड तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जो कि खुद ब खुद होता चला जाता है। अगर बच्चे को तलब ज्यादा है तो अल्लाह ताला उस हिसाब से वो सिग्नल्स वगैरह जो एग्जैक्टली, तो ये मामला ऐसे चलते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक मसला ये भी मुझे बताएगा कि वो खवातीन जिनके लिए फीड उस हिसाब से नहीं होती, जो कि वो फील करती हैं, तो उनको किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए शुरू के तकरीबन 3, 4, 6 महीनों में कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जो जरा नॉर्मल और बेहतरीन हो जाए बच्चों के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ज़रियाब आपने। एक तो ये कि लिक्विड्स, सबसे ज़्यादा लिक्विड्स हेल्प करते हैं। अगर कोई माँ चाहती है कि मेरा फीड ज़्यादा बने तो शी नीड्स प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, और उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट वाटर रखें। 18 से 20 ग्लास एक फीडिंग मदर को रोज़ पानी पीना है। अगर वो समझती है कि वो पानी नहीं पी सकती तो वो ग्रीन टी पी ले, वो मिल्क शेक पी ले, वो कोई रूह अफ़ज़ा बना ले, जूस पी ले, एनी लिक्विड्स। लिक्विड्स हेल्प करते हैं। बहुत सारी माएँ हमें कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपको टैबलेट लिख के दे दें जिससे फीड ज़्यादा बन जाए। मैं कभी टैबलेट नहीं लिख के देता, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप अपना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। बिलीव मी, आई गारंटी यू, यस आई गारंटी यू कि फीड बढ़ जाएगा। और उसके बाद फिर ये है कि अगेन वही बात कि जब आप बच्चे को, अगर आपका फीड कम भी है फिर भी आप हर 2 घंटे बाद बच्चे को अपने साथ लगाएं तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि प्रोड्यूस मोर, तो आहिस्ता 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 ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ हमने ये भी देखा कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ये भी करती हैं कि कुछ ब्रेस्ट फीड देती हैं और कुछ यही डब्बे वाले दूध होते हैं, मतलब यानी कि दिन में एक दफ़ा वो दे दिया तो 2 दफ़ा उन्होंने खुद ब्रेस्ट फीडिंग दे दी, कि ये मामला भी ठीक और बेहतर रहते हैं? हाँ, ये उनके लिए ठीक है जो वर्किंग लेडीज़ हैं, बिकॉज दे हैव टू गो टू द ऑफिस एज वेल। तो उनको मैं कहता हूँ कि आप ठीक है, 1 आध फीडर या 2 फीडर की आपको परमिशन है। आप ये करें कि ऑफिस जाने से पहले एक दफ़ा फीड करवा दें, ऑफिस के आने के बाद फ़ौरन फीड करवा लें। ठीक है, और बीच में इन बिटवीन जो है वो आप जो आपके ऑफिस आवर्स हैं डब्बे वाला आप देते हैं दूध। प्लस मैं उनको ये भी कहता हूँ कि जब बच्चा 5 माह क्रॉस कर जाए तो फिर जो आपका ऑफिस आवर्स हैं उसमें जो घर पे जो केयर टेकर है वो कोई उसको दलिया या सिरलैक या बनाना वगैरह दे दे। मैं इस तरफ आने ही लगी थी कि किस उम्र में जाके बच्चों को अब दूध के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा या डब्बे के दूध के अलावा डिफरेंट किस्म की जो ग़िज़ा है उनका इस्तेमाल बढ़ाया जाए? 5 माह। 5 माह के बाद। और उसमें एक हमने देखा कि एक तो खिचड़ी बड़ा, क्योंकि दादी नानी बड़ी बनाती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। वो केला पीस कर, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा और क्या क्या खिलाना चाहिए? केला, दलिया, खिचड़ी, चावल मैश करके, ठीक है, खीर, कस्टर्ड, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये चीज़ वैसे नहीं खा सकता तो उसे मैश करके आप दे सकते हैं। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जैसे खिचड़ी है उसमें दाल और चावल होता है, उसमें अगर आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें तो दैट्स वेरी नेचुरल एंड पावरफुल फॉर द यंग किड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फूड प्यूरीज होती हैं इसमें भी बताइएगा कि कौन कौन सी फ्रूट्स हैं जो कि बच्चों को खिलाए जाने चाहिए, यही जो 5 माह के बाद और 2 साल का अर्सा, क्योंकि मैदा थोड़ा सा वीक होता है ना, बच्चों को उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हम लोगों का मैदा होता है, ठीक है ना, तो उनके मैदे का ख्याल रखते हुए कि उन्हें कब्ज ना हो जाए, उन्हें स्टूल्स ना लग जाए, उन्हें कहना आना शुरू हो जाए, किस किस्म की फ्रूट्स हैं जिनकी प्यूरीज मतलब कॉम्बिनेशन में उन्हें खिलाई जाए? जी देखें, इसमें एक तो ये ख्याल रखना है कि 1 बाय 1 चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी, ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने कह दिया जी या डॉक्टर जुनैद ने तो कल आप पूरा टोकरा ले आए खुशी में घर पे, आपने कहा तो बस आप सब कुछ ले आए। 1 बाय 1 आप इंट्रोड्यूस करें। एक चीज़ आप जब इंट्रोड्यूस करें तो उस वीक में आप वही रखें, नेक्स्ट वीक में आप दूसरी चीज़ लेके आ जाएं, ठीक है, उस वीक में वो रखें, तीसरे वीक तीसरी चीज़ लेके आ जाएं, तो फिर उसका मैदा आराम से एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, केले के बारे में बहुत बड़ी मिथ है पाकिस्तान में कि केले से रेशा होता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को पढ़ाता भी हूँ, एक दफ़ा मैं लेक्चर दे रहा था तो मेरे एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ने, स्टूडेंट ने कहा कि सर केले से रेशा नहीं होता। मैंने कहा नहीं होता, मेडिकल साइंस में तो क्या नहीं लिखा। कहता अच्छा सर, वो बचपन से ना नानियों दादियों ने इतना पका दिया था मेरे माइंड में कि मैं डॉक्टर बन के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आके भी मैं यही समझ रहा था कि केले से रेशा होता है।
बड़ी बात बताइए भाई, केले से रेशा नहीं होता, तो ये एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि हमें काबिल डॉक्टर बता रहे हैं यहाँ पर बैठ के, ठीक है। तो आपने इस मिथ की तरफ नहीं जाना, और अपने अगर नानी दादी अभी भी ऐसा सोचती हैं तो कभी वो हमें सिखाते आई हैं, आज आप उन्हें सिखाना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन, सॉरी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। प्लीज। तमाम फलों में अल्लाह मियाँ ने केले ही को नरम बनाया है, केले जैसा कोई और फल इतना नरम नहीं है। तो क्यों बनाया है? इसलिए कि ताकि 5 माह 6 माह का बच्चा खा सके। नाइस, वेरी नाइस, अच्छी लॉजिक आपने दी है। अच्छा ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि बच्चे जब हम उन्हें कुछ खिलाना शुरू करते तो वो जुबान निकाल के ना दिखा रहे होते हैं कि अब वो एक नेचुरल उनकी है कि वो जबान निकाल रहे और चीज़ बाहर उगल रहे, या वो चीज़ उन्हें नापसंदीदा है इसलिए ऐसा हो रहा है, या हम उन्हें 2 से 3 दफ़ा खिलाएंगे तो उनको टेस्ट डेवलप हो जाएगा, ये सिचुएशन क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। देखें, अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी लेती हैं, हाँ। और मैं कहता हूँ कि नहीं ज़रा आपको आज फीकी चाय पिलानी है, तो पहले दिन आपको अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे दिन भी नहीं लगेगी, तीसरे दिन भी नहीं लगेगी। अगर मैं 1 माह दूंगा तो 1 माह बाद आप कहेंगे डॉक्टर साहब ले आए मैं पी लूँगा। हाँ। क्यों? क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स फीकी चाय पीने के आदी हो जाएंगे। सेम इज विद द किड्स। जब आप बच्चा पैदा हुआ तो उसने सिर्फ दूध देखा, 5 माह के बाद कोई दुनिया में पहली दफा उसे पता ये भी दुनिया में कोई चीज होती है, एक नई चीज आप ले आए हैं, सॉलिड ले आए हैं। तो कोई भी सॉलिड जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो टेस्ट बर्ड्स डेवलप करने में टाइम लगता है। बाजू का बच्चे थ्रो करते हैं, मुंह बनाते हैं, वॉमिट कर देते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चा खा कुछ नहीं रहा, मैं इसको बस सिर्फ दूध पीता है, जो चीज़ देती हूँ ये जो है ना उल्टी कर देता है। तो वो फिर मायूस होकर छोड़ देते हैं। जब वो देखते हैं यार उल्टी हो रही है, वो डर जाते हैं, कहते हैं रहने दो, दूध ही पिलाओ उसको। तो फिर होता है कि जब बच्चा सिर्फ दूध पिएगा, वो ग्रोइंग एज है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो, खासतौर पर 6 माह बाद सिर्फ दूध कभी भी बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। अल्टीमेटली जब वो 10 माह साल तक वो दूध सिर्फ रहेगा तो हमारे पास आएगा तो बड़ा पेल से, बड़े वीक से हुए होते हैं। बाज़ औक़ात बाहर से फिर थोड़ा सही लग रहा होता है, लेकिन अंदर से उसकी बोन्स वीक होती हैं, वेट इतना अच्छा नहीं होता, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, ग्रोइंग एज है, ग्रोइंग एज में आपको यू नीड प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आयरन, कैल्शियम, जिंक बहुत चाहिए, तो वो सब कुछ दूध में तो नहीं होता। एक आखिरी सवाल उसमें लेना चाह रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, बाकी मेहमान भी हमारे आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें हल्का सा सॉल्टी खाना ना खिलाया जाए या हल्का सा सालन अच्छा खाया जाए, अगर मैं 2 साल तक की उम्र की भी बात करूँ या 1.5 साल के बच्चों के, तो मजाल है कि वो घर में बना हुआ कोई भी रोटी सालन खा लें, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उनको मिर्चें इतनी लगती हैं, वो टेबल पे बैठ के पानी पानी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो किस उम्र के बच्चों तक जरा बच्चों को जो है वो थोड़ा सा सालन रोटी या हल्का सा तीखा खाना खिलाना शुरू कर देना चाहिए? जी, 8 माह के बाद जब आप देखेंगे थोड़े थोड़े दांत आ गए हैं, आप रोटी को थोड़ा सा मैश करके उसको भिगो के आप खिला सकते हैं। 8 माह के बाद आप खिला सकते हैं, और जब आपको लगे 10 माह का हो गया, साल का हो गया, तो फिर उसको बढ़ा सकते हैं आप। शुरू में आप थोड़ा केयरफुली रहें, मैश करके दें। बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसा लोकमा ना डाल दें कि वो चोक कर जाए, उसके अंदर फंस ना जाए। जो भी चीज़ दें आप मैश करके दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो सॉल्टिश हो, स्वीट हो, व्हाटएवर। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद साहब, बड़ा प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि बहुत सारी मदर्स और बहुत सारी नानियाँ, बहुत सारी दादियाँ जो कि इस वक्त सेगमेंट देखती होंगी, हम किसी न किसी हद तक उनकी रहनुमाई करने में हमें थोड़ी सी आसानी मिली हो। मेरे घर में या मेरे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी नानी को बड़ी प्यारी नानी थी, वो बड़ी प्यारी दादी थी, और मैंने ये तमाम मामला जो है ना उनके घर में रहते हुए अपना बचपन मैंने सारा वहाँ गुजारा, वहाँ पर सीखे। तो शायद एक वो जो उस वक्त के सवाल थे ना, वो सारे मुझे याद आ रहे थे और मैं 1 बाय 1 करके पूछ रही थी, इसलिए ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको आगाज़ में भी मैंने यकम ज़िलहज की मुबारकबाद दी थी, अब एक बार फिर से दूंगी, और वो इसलिए भी माशाल्लाह हमारे जो आज़मीन हज हैं वो सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं। बहुत सारी फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो कि आज भी उड़ान भरेंगी और उसमें सरकारी सतह पर भी अभी कुछ फ़्लाइट्स ऐसी हैं जो कि शेड्यूल की गई हैं और प्राइवेट सतह पर भी हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैंने कहा ना दुनिया भर से आज़मीन हज जो है वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में हज जब हम लोग बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में भी हम लोग देख रहे हैं कि हज की अदायगी के मामले में वो लोग तो मसरूफ़ अमल हमें दिखाई देते ही हैं जो कि इस वक्त सऊदीया में मक्का में मौजूद हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं जो दिल से कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन उनके रसाई उनकी पहुंच अभी नहीं है खुदा के घर तक, क्या उनके लिए भी कुछ ऐसे फ़ज़ाइल कुछ वज़ाइफ मौजूद हैं कि वो यकम ज़िल हज से लेकर 10 ज़िल हज तक, जब तक कि हज के जो हैं अरकान उसके जो वक़ूफ़ हैं उसके जो मनाजात हैं वो उनकी अदायगी हो रही है, क्या वो तब तक वो पढ़ाई कर सके? इस पर आज हम बात करेंगे और हज जैसे फ़रीज़े पर भी बात करेंगे कि जिसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत खुदा के घर से जारी की गई हैं कि लोगों तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हज अदा करो। इस अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। मज़हबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद रियासत हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर यकम ज़िल हज आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शाह साहब ये बताइएगा कि आज से यकम ज़िल हज का जो है वो आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले हज की अहमियत और इसके अफादियत पर रोशनी डालिएगा, फिर हम आगे चलकर ये बात करते हैं जो कि वो लोग इस दफ़ा हज की अदायगी मुमकिन नहीं बना पाए, उनके लिए क्या वज़ाइफ और फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि व मन सार अला नहजिहि व तमस्सक बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के हवाले से बड़ा वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं और फरमाया वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, के लोगों पर हज फ़र्ज़ है उस इंसान पर जो साहिब इस्तिताअत है। और साहिब इस्तिताअत से मुराद ये है कि उसके पास माली तौर पर सफ़र करने की माल भी मौजूद है और जिस्मानी तौर पर भी वो सफ़र कर सकता है और उसके माल और जान को कोई ख़तरा भी नहीं है, रास्ते भी पुरअमन है। जो आदमी ऐसा है उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यह है कि वो हज करे। और दूसरी जगह फरमाया वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल करना है। यानी यहाँ ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि हज और उम्रे का ये मकसद नहीं है कि लोग देखें और लोग हाजी साहब और नमाजी साहब और लोगों की नज़र में नेक बन जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हज करना है और अल्लाह की रज़ा के लिए इतना बड़ा जो काम करना है तो अल्लाह ताला की रज़ा इसमें मकसूद होनी चाहिए। और फिर जो शख्स हज करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको किन किन नेमतों से नवाजते हैं और उसकी क्या फ़जीलत है, अहादीस में मुख्तलिफ़ इसके फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने वाले के बारे में ये भी फ़रमाया है, जो आदमी हज करता है और उसका हज कबूल हो जाता है तो फरमाया कि वो अपने हज से ऐसे वापस लौटता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया हो। यानी इस कदर वो गुनाहों से पाक हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गुनाहों से पाक और साफ़ कर लेते हैं। लेकिन हज पे जाने से पहले हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं तो हमें एक तो लोगों को माफ़ करके जाना चाहिए, जिन लोगों कि हमारे ऊपर कोई ज़्यादतियाँ या कोई मामलात हैं तो वो हमें माफ़ करके जाने चाहिए, दरगुजर करके। और इसी तरह अगर हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, अल्लाह ताला के हुकूक़ की तो हमें वहाँ माफ़ी मिल जाएगी, तो बंदों के हुकूक़ की हमें तलाफ़ी करनी पड़ेगी या वो बंदों से माफ़ी मांग के जाना पड़ेगा। तो जो बंदा इस तरह हज करता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा, कि हज और उम्रा बार बार करो, क्योंकि हज और उम्रा बार बार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़कीरी को भी दूर कर देते हैं और गुनाहों को भी मिटा देते हैं। तो अल्लाह ताला से अगर हमें माफ़ी चाहिए अपने गुनाहों की और इसी तरह हमें रिज़्क भी चाहिए, आज हम में से हर शख्स परेशान है कि माली मामलात ये हैं वो है, तो अगर अपनी फ़कीरी को दूर करना चाहते हैं तो बज़ाहिर तो पैसे लगते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये वादा है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से फ़कीरी को दूर फरमा देते हैं। और इसी तरह जो शख्स हज करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो बदला बयान फरमाया है, उसका बदला ये है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाते हैं। हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाअन इल्लल जन्नह, के
हज मबरूर मकबूल जो हज है उसकी जज़ा और उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत है। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, हम अगर उनका अहाता करना चाहें तो शायद मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, जिसे अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जिसे माल दिया है, जितना मुमकिन हो सके वो हज पे जाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। अच्छा शाह साहब, अभी आपने गुफ्तगू में कहा ना कि खुदा ने भी कहा कि हज और उम्रा बार बार करो, तो इसमें ये बताएगा कि हज तो साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी जो शख्स एक बार हज मुकम्मल कर चुका है वो दूसरी बार करने का इरादा करे, वो नफली हज होगा या फिर वो भी फ़र्ज़ में काउंट होगा? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को ये फरमाया कि इन्नल्लाह क़द फ़रद अलैकुमुल हज, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज को फ़र्ज़ किया है तो तुम हज करो। एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज करें? तो एक दफ़ा सवाल किया, आप खामोश रहे, दूसरी दफ़ा सवाल किया, तीसरी दफ़ा सवाल किया, तो आपने फरमाया नहीं, एक मरतबा ज़िंदगी में। और अगर मैं ये कह देता कि हर साल हज करो तो ये हर साल फ़र्ज़ हो जाता और फिर तुम्हारे लिए मुमकिन ना होता, मुश्किल हो जाता। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है और अल्लाह ताला की तरफ से हज में इतनी आसानियाँ हैं कि ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ है, एक से ज़्यादा जो करेगा वो उसके लिए नफल होगा, लेकिन उसकी फजीलत और उसकी अहमियत कम नहीं है। सही। अब चूँकि यकम ज़िलहज शुरू हो चुका है, वो लोग जो कि हज की अदायगी के लिए वहाँ पर गए हैं उन्हें तो मनासिक हज अदा करने ही है, लेकिन इस बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि वो आम लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी भी करनी है और जो यहाँ पर हैं हमारे मुस्लिम भाई, नाखून तराशना, बाल कटवाना, ये क्या मामला है? इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। देखें, जो हज पे गए हैं या नहीं भी जा सके, ये जिन दिनों का हमने आगाज़ किया है ना जी, ये दिन आम दिन नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों के बारे में फरमाया मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम, कि इन दिनों से बढ़कर कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं है। यानी जो अमल इन दिनों में किया जाता है वो सबसे ज़्यादा महबूब अमल होता है अल्लाह की नज़र में। हत्ता कि सहाबा ने सवाल किया या रसूल अल्लाह वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद जो इतनी अहमियत वाली चीज़ है, क्या जिहाद भी इनसे ज़्यादा अफजल नहीं है? यानी इन दिनों में नेकी से ज़्यादा जिहाद भी अफजल नहीं है? तो आपने फरमाया वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद भी इन दिनों में नेकी से ज़्यादा अफजल नहीं है। इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजि मिन ज़ालिका बिशै, सवाए उस आदमी के जो अपना माल और अपनी जान लेके निकला और कोई चीज़ वापस नहीं आया लेके आया, यानी उसकी जान भी कुर्बान हो गई और उसका माल भी सारे का सारा चला गया, वो तो इस फजीलत को पा सकता है। बाकी इन दिनों में जो शख्स अमल करता है वो सबसे अफजल अमल होता है। खूबसूरत। इसमें ज़रा थोड़ा ये भी बताएगा, अब वो लोग जो कि यहाँ पर मौजूद हैं या दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ में मौजूद हैं और हज के लिए नहीं जा सके, उसके सिलसिले में यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज तक जो रोज़े लोग रखते हैं जिनमें नफली रोज़े काउंट होते हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी इबादतें या कुछ ऐसे वज़ाइफ और अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द, ये ख़ास वज़ाइफ जो है इनकी क्या अहमियत है? असल में अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये जो तलबिया है ये तो हुज्जाज के लिए है। जब वो एहराम बांधें मीक़ात से तो फिर कंकरियाँ मारने तक वो ये तलबिया पढ़ते रहे, ये तो उनके लिए है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं है। देखिए, वो कुरान मजीद की तिलावत अफजल अमल है, रोज़ा रख सकते हैं, 9 दिनों का रोज़ा वो रख सकते हैं। अच्छा। यानी पूरे 9 दिनों का रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो अरफा का रोज़ा है, 9 ज़ुल्हिज्जा का जो रोज़ा है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत अल्लती क़ब्ला व सनत अल्लती बअदा, कि एक दिन का रोज़ा जो अरफा का रोज़ा है 9 ज़ुल्हिज्जा का, 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है, एक साबिक़ा साल के और एक आइंदा आने वाले साल के, 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बनता है जी, सिर्फ एक रोज़े का जी। इसी तरह इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से ज़िक्र करना चाहिए। ज़िक्र तो वैसे भी वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कसरत का ही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, के अहले ईमान कसरत से अल्लाह को याद किया करो। तो अल्लाह को कसरत से याद करना इन दिनों में बिलखुसूस। बाकी आपने नाखून और बाल वगैरह काटने के हवाले से सवाल किया है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में बिलखुसूस हुक्म जारी किया है जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं। जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है, आपने फरमाया कि ला याखुदन्न मिन शारिही वला मिन अज़फ़ारी, ताकीद के साथ कि हरगिज़ वो अपने नाखन और बाल ना काटे यहाँ तक कि वो कुर्बानी कर ले। तो कुर्बानी करने से पहले उसको फिर
अपने नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए ज़ुल्हज्जा का चाँद जब नज़र आ जाए और क़ुरबानी इस दरमियान के अरसे में। हाँ, जो शख्स क़ुरबानी नहीं कर सकता, नहीं करने की इस्तिताअत रखता, तो उसके लिए एक और खुशखबरी है। और दूसरी हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो इस्तिताअत नहीं रखता, हाँ जो इस्तिताअत रखता है उसके बारे में वईद भी बड़ी सख्त है। आपने फरमाया कि जो बंदा साहिब इस्तिताअत है और इसके बावजूद वो क़ुरबानी नहीं करता, फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी जो साहिब इस्तिताअत है और फिर भी क़ुरबानी नहीं कर रहा, तो फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। और जो आदमी क़ुरबानी की इस्तिताअत नहीं रखता, तो उसके लिए बशारत क्या है? आपने फरमाया कि वो अगर अपने बाल और नाखून नहीं काटता और ईद वाले दिन काटता है, तो अल्लाह ताला उसको एजाज़ी तौर पर क़ुरबानी करने का अजर सवाब अता फरमा देते हैं। यानी अल्लाह ताला की रहमतें कितनी वसी हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि एक सूरह हज भी है, उसकी भी अदायगी या उसकी भी तिलावत जो है वो लोग इन 10 अयाम में बहुत यकीनी बनाते हैं, उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में थोड़ा आगाही। असल तो यह है कि इन 10 दिनों में कोई यानी किसी ख़ास सूरत को ख़ास नहीं किया जा सकता, यानी ख़ास करना आपसे साबित नहीं है। हाँ, किसी आदमी को सूरह हज ही याद है और वही पढ़ता है बार बार, तो अलग बात है। लेकिन वैसे पूरे कुरान का विर्द करना चाहिए, पूरा कुरान कम अज़ कम एक दफ़ा इन 10 दिनों में पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा नफली इबादत बहुत कसरत से करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यज़ालुर रजुलु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरे करीब होता रहता है, हत्ता उहिब्बहु, इतना करीब हो जाता है कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ। यानी यहाँ तो हम किसी को साहिब हैसियत देखते हैं ना, तो उसके करीब होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाद में पता नहीं हमारे साथ क्या करे, कोई पता नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला के जो करीब होना चाहता है, अल्लाह ताला उसको दूर नहीं करते, बल्कि उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जिस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, ऐसे ही है। हुसैन शाह साहब, जब आखिरी आयाम होते हैं, वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी हो रही होती है, और हम देखते हैं कि जो 9 और 10 के दिन होते हैं हज के दिनों में, ये बड़े ही ख़ास तस्वर किए जाते हैं, लोग इबादतों में भी मशगूल होते हैं। कबूलियत के लम्हात कौन से होते हैं दुआओं की? देखें, यौम अरफ़ा के बारे में, 9 ज़ुल्हिज्जा के बारे में ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। तो यौम अरफ़ा यानी इसका रोज़ा भी है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ख़ास तौर पे दुआओं का ज़्यादा अहतमाम। आप देखिए मैदान अरफ़ात में भी क्या है, ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करनी है और उसके बाद दुआएँ ही करनी है, मगरिब तक वहाँ दुआएँ ही हैं। और दुआओं में भी अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत रखी है कि जो बंदा, अगर आप उनको ख़ास दुआएं दे देना कि यही आपने याद करनी है, तो आपके सामने नमाज की दुआएं याद करनी कितनी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जनाजे की दुआएं नहीं आती, तो अल्लाह ताला ने तो बड़ी वुसअत दी है कि अपनी ज़बान में जो चाहो मांग लो, लेकिन दुआ के आदाब को मलहूज़ रखना चाहिए। एक तो उस बंदे का रिस्क जो है वो हलाल का होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे के बारे में फरमाया कि जो परागंदा हालत में है, सफ़र करके है, मुसाफिर की दुआ वैसे रद्द नहीं होती, लेकिन ये बंदा वो है जो अल्लाह ऐसी हालत में, काबिल रहम हालत में है, रब के सामने खड़ा है, या रब्बे कह रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन्ना युस्तजाब लहू, इसकी दुआ कैसे कबूल हो जाए? इसका खाना हराम का है, इसका पीना हराम का है, इसका लिबास हराम का, इसकी ग़ज़ा हराम की है, तो ऐसे बंदे की फिर दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन इतनी फजीलत वाला दिन अगर कोई बंदा इस दिन भी अपनी माफ़ी ना करवा सके, तो वो महरूम ही है। और फिर जो यौम नहर 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुल अय्याम यौमुन नहर, अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल तरीन दिन वो कुर्बानी वाला दिन है। यानी साल भर के दिनों में कुर्बानी वाला दिन सबसे अफजल है। हर रातों में लैलतुल क़द्र है, लेकिन दिनों में कुर्बानी वाला दिन ज़िलहज का। और ज़िलहज के रोज़े की क्या अहमियत है? यानी जो अरफा का रोज़ा है या पूरे अशरे? नहीं, जो अरफा का 10 ज़िलहज, उसका पहले जैसे हमने जिक्र किया कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। बाकी अगर कोई बंदा शुरू से लेकर आखिर तक पूरे 9 दिनों का रोज़ा रखे, तो ये भी नफली इबादत है, वो रख सकता है। ये अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत और तौफीक दे कि हम, मौसम भी अच्छा हो गया तो रखें। अच्छा, एक ये भी होता है कि जब हम कुर्बानी के लिए घर में किसी ने तकबीर पढ़नी होती है, कुछ भी ऐसे मामलात होते हैं, तो वो फजर से एक रोज़ा रखा जाता है और फिर उस जानवर की तिल्ली से खा के वो रोज़ा इफ्तार किया जाता है, उसका कोई गोश्त का टुकड़ा खाकर। इसके क्या फ़ज़ाइल हैं और ये क्या मामलात हैं? असल में इसको रोज़े का नाम देना तो खैर मुनासिब नहीं है। आम तौर पर अवाम में रोज़े का नाम इसको दिया जाता है, लेकिन सही बात यह है कि ईद वाले दिन जो ईद उल फितर है, उसमें अफजल ये है कि बंदा सुबह जो पहली चीज़ खाए वो कोई मीठी चीज़ खाए। और अल्लाह के रसूल जब नमाज ईद के लिए जाते थे तो उससे पहले खजूरें खा के जाते थे। लेकिन इसमें
यौमुल अदहा ये जो क़ुरबानी की ईद है, इसमें अफजल ये है कि क़ुरबानी करने के बाद क़ुरबानी का जो गोश्त है सबसे पहले वो खाया जाए। तिल्ली वगैरह या वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन गोश्त खाना सबसे पहली जो चीज़ जो ग़ज़ा इस्तेमाल की जाए वो गोश्त हो, ये अफजल है, लेकिन इसको रोज़े का नाम नहीं दिया जा सकता। अच्छा, क्योंकि मैंने अमूमन यही देखा कि लोग इसे रोज़े का नाम ज़रा ज़्यादा दे देते हैं। अब मैं बस आखिरी गुफ्तगू की तरफ आऊँगी। खुतबा जो ईद है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है, और जो खुतबा हज है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और उससे पहले जिस तरह से अगर ज़ोहर की नमाज़ मद महीने के होती है मुकम्मल, तो उन दौरान भी जब मसाजिदों में इमाम साहब वगैरह खुतबा देते हैं, उस पर भी बड़ा गौर फ़िक्र किया जाता है। इस वक्त मुल्क को पेश बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं कि जहाँ पे हमारी इकॉनमी बड़ी मुतासिर हो रही है, बाकी दीगर मामला भी बड़े मुतासिर हो रही है। लोगों में अदम बर्दाश्त सबसे बड़ा मसला है। मेंबर के तवस्सुत से इस बार सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि इन मामलात पर अगर खुतबे में इन पहलुओं पर भी गौर फ़िक्र किया जाए तो ज़रा मुनासिब होगा? वैसे तो हर जगह के हिसाब से, चूँकि बड़ा इज्तिमा होता है और ज़्यादा जगहों से लोग वहाँ हाज़िर होते हैं, तो जो चीज़ वहाँ ज़्यादा महसूस की जाए, अगर वहाँ के लोगों में कोई नाशुक्री ज़्यादा है तो उन्हें शुक्रगुजारी का दर्स दिया जाए, नासब्री ज़्यादा है तो सब्र का दर्स दिया जाए, अगर कहीं वो माशी लिहाज से परेशान हैं तो उन्हें यह समझाया जाए कि इसके असबाब क्या हैं और इनको बेहतर करने के वसाइल क्या हो सकते हैं। तो हर जगह के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच सैयद रियासत हुसैन शाह साहब अपना वक्त देने के लिए। बहुत सारे ऐसे पहलू हज के हवाले से जिस पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, और आज से लेकर 10 ज़िलहज तक के जो दिन हैं वो इंतहाई ख़ास हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि रातों में लैलतुल क़द्र की रात सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा अफजल है, और दिनों में 10 ज़िलहज का दिन इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई मोतबर, और खुदा के घर उसकी जो फ़ज़ाइल हैं, उसकी जो बरक़ात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए, अपने प्यारों को भी याद रखिए, और वो दोस्त, वो अहबाब जो आपके हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए सऊदी अरबिया में मक्का मुकर्रमा में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे कोशिश कीजिएगा कि अगर हमारे खातिर हमारी दुआओं के हवाले से भी आप उनसे गुजारिश कर सकें। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, लेकिन जाते जाते आप जैसे कि जानते हैं हमेशा की तरह हम जुम्मतुल मुबारक को हदिया इनात पेश करते हैं, और आज इसके लिए हमें ज्वाइन किया है नात ख्वां अजीम चिश्ती साहब ने। अजीम साहब, रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह रख ले वो जो दर पर खैरात मिली हो सरकार के दर से खैरात मिली हो जिन्हें
सरकार के दर से दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह, दुनिया के उठाते नहीं एहसान वगैरह।